तो देखो, रिसर्च एनालिस्ट की हम अपने नेक्स्ट क्लास पर आते हैं। एनआईसीएम की बुक की हमारे पास में आज जो टॉपिक है हमने लिया सबसे पहले क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या होता है। तो सर देखो, ओके। क्लियरिंग ओके। कॉर्पोरेशन तो मैंने आपसे कहा कि जब कभी दो लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट बाय का होता है और सेल का होता है। मतलब कोई हाँ। अगर बाय करता है तो कोई सेल करता है। मतलब किसी पार्टी ने कैश देना होता है, किसी पार्टी ने डिलीवरी देनी होती है। तो किसी हाँ। पार्टी ने कैश लेना होता है और किसी पार्टी ने डिलीवरी लेनी होती है। अब ओके। ये दो लोग अगर आपस में इतने ईमानदार होते तो किसी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, दोनों आपस में मिलजुल के काम कर लिया करते, है ना। बट क्या हाँ। होता है कि किसी एक को बीच के अंदर गारंटी लेनी पड़ती है और ये जिम्मेदारी रहती है क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस की, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरीके की लीगल काउंटर पार्टी है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया, ये कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड है और इस कॉन्ट्रैक्ट ओके। को लीगली दोनों पार्टीज ने एक्सेप्ट करके चलना है। तो एक ओके। आपकी लीगल काउंटर पार्टी होती है जो सभी तरीके के ट्रेड की गारंटेड सेटलमेंट लेती है। मतलब कि उसके सेटलमेंट की गारंटी लेकर चलती है कि आपने स्टॉक एक्सचेंज पर जो भी ट्रांजैक्शन करी है, उस ट्रांजैक्शन को आपने ऑनर करना रहेगा। जैसे कि अगर आपने ट्रांजैक्शन करी है कि मेरे को डिलीवरी लेनी है तो आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी। अगर ओके। आपने ट्रांजैक्शन करी है कि मेरे को कैश देना है तो आपको कैश देना पड़ेगा। इन द ओके। सेम वे सेकंड पर्सन ने अगर ट्रांजैक्शन की है कि उसने कैश एक्सेप्ट करना है तो वो कैश को एक्सेप्ट करेगा, और उसने अगर डिलीवरी देनी है तो उसको डिलीवरी देनी पड़ेगी। तो ये काम है ओके। किसको, इसको इसके इन सेटलमेंट्स को लिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन करके चलता है। अब हाँ। जैसे क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस होते हैं, इसी तरीके से क्लियरिंग बैंक्स होते हैं। हम्म। क्लियरिंग मेंबर को अपना अकाउंट खोलना पड़ता है क्लियरिंग बैंक के अंदर कि भैया हम्म। क्लियरिंग मेंबर मैं हूं, मान लो जिस बैंक में मेरा अकाउंट है उस बैंक का नाम क्या हो जाएगा, वो मेरी क्लियरिंग बैंक है। क्लियरिंग बैंक। हाँ। ठीक है जी। तो एक हाँ। क्लियरिंग मेंबर ने अपना एक अकाउंट क्लियरिंग बैंक के साथ में खोल के चलना है। क्लियर है। ओके। ठीक है। हाँ। अब देखो, अब सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, एक है मर्चेंट बैंकर्स और एक है आपके पास में अंडर राइटर्स। सर देखो, जब भी कभी कोई इशू आता है तो समझ के चलना, पूरी बात को बहुत डिटेल में आपको समझाता हूँ कि कैपिटल की देखो, कोई भी इशू आएगा तो उसके अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या होगा कि जिसने सिक्योरिटीज को देना है उसको पैसे की रिक्वायरमेंट है। ओके। अब वो अपना इस ऑफर को ले अपने इस ऑफर को लेकर पब्लिक के सामने जाता है। हम्म। तो मर्चेंट बैंकर्स ये वो एंटिटीज होती हैं जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड होती हैं। ओके। ठीक है। अच्छा, और ये एक इशू मैनेजर की तरह, इन्वेस्टमेंट बैंकर की तरह या लीड मैनेजर की तरह आपके पास में एक्ट करती हैं। अब इनका क्या ओके। काम है आपके पास में, भाई जो भी सिक्योरिटीज को इशू कर रहा है, ये उसको हाँ। असिस्ट करती हैं या उसको हेल्प करती हैं, जिससे कि ओके। वो अपनी इन सिक्योरिटीज को इशू कर पाए। ठीक है। अच्छा, अब ये जब ये चीजें सेबी के पास जाएंगी तो सेबी अपने मतलब किसी भी मतलब प्रपोजल के ऊपर अपनी अपनी ऑब्जर्वेशंस बताता है सेबी। तो इस ओके। इन ऑब्जर्वेशंस को सेबी तक पहुंचाने से पहले मर्चेंट बैंकर एक बार चेक करता है कि भाई इस ओके। तरीके से कि भाई, और असिस्ट करता है, हेल्प करता है किसी भी मतलब इशूअर को कि सिक्योरिटीज को अगर वो इशू करना चाहता है, तब उस कंडीशन में उसको क्या क्या चीजें किस तरीके से अपने पेपर्स तैयार करने चाहिए, क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी, या फिर आपको मतलब किस तरीके कितने फंड्स को वो एसेस करना चाहता है कि वो कर सकता है, और उसकी क्या कैपिटल की नीड है, उसके जो इंस्ट्रूमेंट जिसको वो देना चाहता है उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर किस तरीके का हो, और बाकी सारी चीजों को वो देख कर चलते हैं। तो इसके अगर ओके। आप वर्ड्स को समझ के नहीं, ये तो मैंने आपको मेन काम समझाया, अब मैं आपको समझाता हूँ कि बुक क्या कहती है। बुक कहती है मर्चेंट बैंकर्स ऐसी एंटिटीज हैं जिनका रजिस्ट्रेशन सेबी के पास होता है, सेबी से रजिस्टर्ड होती हैं। हम्म। ये एक्ट करती हैं इशू मैनेजर की तरह, इन्वेस्टमेंट बैंकर की तरह या लीड मैनेजर की तरह। ओके। इशूअर की हेल्प करती हैं कि भाई सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर कैसे सिक्योरिटीज को आप इशू कर सकते हो। ओके। अब मान लो मैं अपने एक, अब आप सपोज करो सर, मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी के कुछ जो शेयर्स है स्टॉक मार्केट में जाकर लिस्ट हो जाएं। तो सर मैं ओके। बात जाकर सेबी से थोड़ी बोलूंगा कि सर, सेबी से कहूंगा कि सर मेरे को ना इशू करना है वहां पे स्टॉक मार्केट में जाकर, आप एक काम करो मुझे बता दो कैसे करना है। तो मुझे सेबी क्यों गाइड करेगा, हाँ। है ना। हाँ तो बस हाँ। बेसिकली मेरा प्रपोजल ऐसा रेडी होना चाहिए जिसके ऊपर अगर मैं जिसके लिए मैं अगर अप्लाई करूंगा एज पर सेबी के नॉर्म, तो सेबी उसके ऊपर मेरे को ऑब्जर्वेशंस देगा, हाँ। है ना। अब ये काम तो सेबी का नहीं है ना कि मैं जाकर उससे पूछूंगा बताओ कैसे कैसे करना है, आप मुझे सिखाओ। नहीं। ठीक है। तो बस इसी तरीके से क्या होगा, बीच में मर्चेंट बैंकर्स ऐसी एंटिटीज हैं जो सेबी के साथ में रजिस्टर्ड है, और वो आपके पास में एक्ट करती है इशू मैनेजर, इन्वेस्टमेंट बैंकर या लीड मैनेजर की तरह। तो कितने बढ़िया सवाल ओके। बन गया, है ना। ओके। अच्छा, हाँ। ये क्या काम करते हैं, ये हेल्प करते हैं इशूअर को, किस चीज में हेल्प करते हैं कि वो एसेस कर सकते हो सिक्योरिटीज मार्केट को एक ओके। सिक्योरिटीज को इशू करने के बाद में। ओके। अब वो क्या काम करते हैं, वो इवेल्युएट करते हैं कि इशूअर की कैपिटल नीड कितनी है, भाई ओके। जिस इंस्ट्रूमेंट को इशू करना चाहते हो उसका एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, क्या हाँ। प्राइसिंग होनी चाहिए, और कैसे इस पूरे इशू को मैनेज किया जाएगा। ओके।
लिस्टिंग से पहले या लिस्ट करते समय किसी स्टॉक एक्सचेंज पर। ओके। अच्छा, अब सर क्या होता है सर, इसको ना हमेशा इग्नोर कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं अंडर राइटर्स। सर ओके। ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसके ऊपर क्वेश्चंस मैंने देखे हैं। सर देखो, अंडर राइटर को ना जनरली सभी लोग मतलब इग्नोर कर देते हैं। सर देखो, सर किसी भी आपके पास में, अब इसे आप ऐसे समझो कि भाई किसी पर्सन से वो कहते हैं ना, जाकर एक जैसे आप बैंक के अंदर जाते हो और हाँ। बैंक में मैनेजर कहते हैं फॉर्म भर लाओ। हाँ। तो आप क्या कहते हैं, फॉर्म, अब मैनेजर कहते हैं फॉर्म भर लाओ, तो आप जाते हो, जो फॉर्म देता है आप उसके पास जाते हो और उसे कहते हैं चल बे चल जरा फॉर्म दे दे, ओके। है ना। अब आप उससे फॉर्म लेकर आते हो और भर के आप उसे देते हम्म, हो, जनरली आप उस पर्सन को इग्नोर कर देते हो। हाँ। सर उसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है। आप अगर उससे जाकर बोलोगे कि मुझे एक डिपॉजिटरी स्लिप चाहिए, मेरे को डिपॉजिट करना है, ओके। तो वो आपको डिपॉजिटरी स्लिप देगा। आप कहोगे मुझे एक चेक सबमिट करना है, मुझे चेक के लिए एक सिर्फ स्लिप दे दो। ओके। ठीक है, मुझे अभी मुझे अपने सेल्फ अकाउंट से कैश निकालना है, तो मुझे उसकी स्लिप दे दो, तो वो आपको एक प्रॉपर फॉर्म दे पाता है ना। ओके। हाँ। तो यहाँ पर वो अंडर राइटर की भी अपनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब लोग इसको ना इसको मतलब कहते हैं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा काम का नहीं है, तो इसको इग्नोर कर देते हैं। ओके। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ। तो अंडर राइटर भी कुछ इसी तरीके के होते हैं कि आईपीओ की इनिशियल स्टेजेस के अंदर इनका काम होता है। ओके। लोग मेन आईपीओ को मान के चलते हैं, पर आईपीओ से पहले की जितनी भी तैयारी है, उनके अंदर जो भी लोग पर्सन इन्वॉल्व हैं, तो उन सबकी एक अपनी एक पोजीशन है और उनकी सबकी एक अपनी अहमियत है। ओके। ठीक है, अब हमारे पास में अंडर राइटर्स, तो अंडर राइटर्स कौन है? अंडर राइटर्स अपने कमिटमेंट्स देते हैं, ठीक है, ऑन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द आईपीओ। इसको हार्ड अंडर राइटिंग भी कहा जाता है। ये सॉफ्ट अंडर राइटिंग कब कहलाती है? जब इसके अंदर वो प्राइस भी बता देते हैं कि भाई आपका जो आईपीओ आने वाले वक्त में इस प्राइस पर लिस्ट हो सकता है। ओके, वैल्यूएशन डिटरमिनेशन करने वाले ऐसे ही समझ लो आप। अंडरराइट। हाँ, ओके। कि भाई उन्होंने आपके इसमें अंडर राइटर्स ने अपने आईपीओ में बताया कि भाई इनिशियल स्टेजेस में आपके आईपीओ के बारे में बताया है कि, और जो भी लिखा उसको हार्ड अंडर राइटिंग बोलते हैं। तो ये वर्ड ओके। हमें क्लियर हो गया, हार्ड अंडर राइटिंग काम का वर्ड है। हाँ। और हाँ। सॉफ्ट अंडर राइटिंग क्या होगा? जब उसके साथ में प्राइसिंग डिटरमाइन कर दी प्राइस जाएगी। प्राइस डिटरमाइन करने वाले, ओके। मुश्किल तो नहीं जैसा है। बैंक में एसेट रखने जाते हैं तब वो डिटरमाइन करके लोन देते हैं वो जी जी, अंडरराइटर्स, वैसा ही कुछ। बस ऐसे अंडर राइटर्स है ना। ओके। अब ओके, हमारे घर समझ के गया। मकान को जो देखने के लिए आता है वैल्यूएशन निकालने के लिए, हम उसको तो इग्नोर ही कर हाँ। देते हैं, कहते हैं इसने कौन सा फाइनल करना है। हाँ, उसी को अंडरराइटर्स कहते हैं ना। हाँ, उसी को अंडर राइटर बोलेंगे, उसने वो बता ओके। दिया कि इस घर की इतनी वैल्यूएशन है। हाँ, इतनी वैल्यूएशन है, ओके। अब देखो, अब हमारे पास में आता है इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट। अब सर देखो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है कि इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं। तो देखो इसके अंदर लोग क्या इग्नोर कर देते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को, क्योंकि उनकी कैपिटल कम होती है ना। तो सर ओके। देखो, सर इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट हो गए बड़े इन्वेस्टर्स। तो जो भी ना बड़ा इन्वेस्टर होगा उसको इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट बोल दिया गया है, या फिर आप ये इंस्टीट्यूट की फॉर्म में, क्योंकि हमारे दिमाग में आता है कि जो इंस्टीट्यूट होता है उसकी एक बड़ी कैपिटल तो होती होगी उसके पास, है ना। हाँ। ठीक है, तो हमारे पास में मार्केट के अंदर दो तरीके के इन्वेस्टर्स हैं, एक है रिटेल इन्वेस्टर्स और एक है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो देखो हाँ। रिटेल इन्वेस्टर क्या होगा? इंडिविजुअल इन्वेस्टर रिटेल इन्वेस्टर कहलाएगा। ये जिसके पास में जो पैसे कम रखता है लगाता है, वो रिटेल इन्वेस्टर कहलाएगा, जिसकी इन्वेस्टमेंट कम है ना। और हाँ। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या होगा? इसी एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए आएगा, लॉन्ग टर्म गोल देख कर आएगा, कंपनी के सारे फंडामेंटल्स और वगैरह को रीड कर आएगा, क्योंकि इसने जो पैसा ले रखा है उसके साथ इसकी बहुत सारी ऑब्लिगेशंस रहती हैं, है ना। हाँ। बहुत सारे हम्म। अब जैसे क्या कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स में अगर कोई म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड ऐसे ही तो कहीं पर जाकर पैसे इन्वेस्ट कर नहीं देगा। म्यूचुअल फंड ने अपना पूरा कॉन्सेप्ट बता रखा है कि भाई हाँ। मैं पैसे, उसको बताना पड़ता है कि मैं पैसे क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ, किस चीज के अंदर इन्वेस्ट हाँ। कर रहा हूँ, है ना। हाँ। तो ये हाँ। इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की काफी ज्यादा आपके पास में जवाबदेही रहती है। तो हम ये मानते हैं कि इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के पास एक बड़ा फंड होता है, एक बड़ा पैसा लेकर आते हैं, तो ये कहलाते हैं ओके। इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है आपको, है ना। हाँ। अब देखो, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के अंदर हमारे पास में कुछ टर्म्स आते हैं, मैं एक बार इनको आपको समझाता हूँ। हमसे कहते हाँ। हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं? आप सर देखो इसको ना, अब मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। और ये चीज ना मतलब मेरे एक हमारे एक स्टूडेंट है जतनेश जी, मतलब उनके साथ में मतलब तैयारी कराते कराते बहुत अच्छी डेवलप हो पाई थी ये। सर जो ना ओके। मतलब वो खुद भी मतलब अकाउंट्स के में रिलेटेड है, और वो काफी डेप्थ में उन्होंने इस चीज को समझना चाहते थे कि ओके। एफआईज को एफपीआईज क्यों नहीं कहते। और वो मतलब ओके। टैक्सेशन वगैरह पे बहुत ज्यादा डेप्थ में चले गए थे इसके अंदर। तो देखो मैं समझाता ओके। हूँ। सर गवर्नमेंट के लिए ज्यादा जरूरी एफआईज होते हैं, एफपीआईज नहीं होते। ओके। ठीक है, अब देखो समझाता हूँ, दोनों का डिफरेंस समझाता हूँ आपको। सर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर अगर कभी इंडिया के अंदर आता है, तो उसका हाँ। जो इन्वेस्टमेंट होराइजन होता है वो बड़ा होता है, लंबा होता है। हाँ।
वो क्या करता है, वो कंपनी एक तरीके से कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं जो आने वाले वक्त में एक बड़ा बिजनेस जनरेट कर सकती हैं, हाँ बड़ा बिजनेस जनरेट कर सकती हैं। तो वो क्या हाँ करते हैं आपके पास में, वैल्यू क्रिएट ऐड करते हैं आपके पास में किसी भी देश के अंदर जाकर, ये होते हैं एफआईज होते हैं। हाँ। अब उसके अंदर जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है वो किसी देश में आते हैं, उसके अंदर ग्रो करते मतलब देखते हुए कि कौन सी कंपनीज के अंदर इस समय पर शॉर्ट टर्म एक ग्रोथ है जो आपके पास में जिसको वो यूज कर सकते हैं। हाँ। अब जैसे इमर्जिंग इकोनॉमी में जाएंगे, इन्वेस्ट कर देंगे, जब वो इमर्ज होने लग जाएंगी तो प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाएंगे, आगे वापस आ जाएंगे, हाँ। है ना। ओके। तो उनका उनका यही काम होता है आपके पास में, वो किसी भी जगह पर जाकर अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते हैं, और ये आपका टैक्स भी इनको थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ रहा रहता है क्योंकि इनका हॉराइजन शॉर्ट टर्म का होता है। तो ओके। दोनों फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, बस एक जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसका जो व्यू है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म है, ओके। और एक का जो व्यू है वो थोड़ा सा आपके पास में मनी ओरिएंटेड है, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म है, जबकि दोनों ही मनी ओरिएंटेड है, दोनों प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ओके। पर जो एफआईज है वो किसी देश में जाते हैं तो वैल्यूज भी ऐड करते हैं। ओके। एफपीआईज का क्या है, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट्स के बारे में देखते हैं। एफआईआई ऐसा, आई थिंक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक कंपनी फोकस्ड रहते हैं और एफआईआई पूरा कंट्री फोकस्ड रहते हैं, मतलब इस देश में हाँ, बिल्कुल निकलेगा। सही बात की भाई, इस देश के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जैसे एप्पल आ गया इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा तो एफआईज कहलाएगा वो। हाँ। ओके। ठीक है जी। और जिस आपके पास में ना कोई रिसर्च फंड फर्म आ गई इंडिया के अंदर आकर, उसने कुछ चीजें बाय कर ली तो वो हाँ। एफपीआईज कहलाएंगे, है ना। ओके। अब अगर बर्कशायर आकर इंडिया में किसी स्टॉक को खरीदेगा तो क्या कहलाएगा, एफपीआई ओ, कहलाएगा, एफआईज में नहीं हाँ गिनूंगा एफपीआई। उसको, हाँ है ना। मैं कहूंगा कि भाई यार ये तो कुछ समय हाँ के लिए आया है ना। अच्छा हाँ। देखो, तो हमसे कहते हैं, अब इसे समझना, तो हमसे क्या कहते हैं कि जो एफपीआई आपके पास में एस्टेब्लिश्ड होते हैं या इनकॉर्पोरेट होते हैं आउटसाइड इंडिया, तो पहली बात तो देश से बाहर के होंगे। ओके। मेन पर्पस क्या है, इंडिया के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट करना। ओके। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स इसके साथ में रजिस्टर होते हैं विद द रेगुलेटर। अब रेगुलेटर कौन है आपके पास में भाई, इनका रेगुलेटर कौन है, सेबी है। हाँ। सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर अगर आपने एसेस करना है किसी भी चीज को तो उसका जो रेगुलेटर कौन है, वो सेबी है। ये भी तो है, ये हाँ। आपके पास में रजिस्टर होते हैं किसके साथ, रेगुलेटर के साथ में, सेबी के साथ में रजिस्टर होते हैं, एफपीआई कहलाते हैं। ओके। आपसे देखो क्या होता है, एक और चीज है इसी के साथ, एक ना एक एक रूट और है, उसको बोलते हैं पी नोट, बोलते हैं पी नोट या पार्टिसिपेटरी नोट्स बोलते हैं। ओके। तो पी नोट्स हो गए या पार्टिसिपेटरी नोट्स हो गए, इसे पी नोट्स लिखो या पीए लिखो, तो आप इसके बारे में भी लिख सकते हो आप, कि भाई ये वो इंस्ट्रूमेंट्स है जिन्हें सेबी इशू करके चलता है। भाई इनको कौन इशू करके चलता है, तो आप कहोगे ये भी। प्राइमरी नोट। देखो सबसे पहले तो पार्टिसिपेटरी नोट्स को हाँ। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो पी नोट्स लिखोगे या पीएन लिखोगे आप। ओके। फिर आप देखोगे इसको इशू कौन करता है, तो आप कहोगे इशू करने वाला इसको सेबी होता है। अब इनका मकसद क्या होता है, देखो मैं समझाता हूँ। इसका मकसद है कि यार अगर आप रजिस्टर नहीं करना चाहते अपने आप को, तो पी नोट्स के जरिए आप इन्वेस्टमेंट कर दो, तो कम से कम पता तो रहेगा पार्टिसिपेटरी कौन है। अब जैसे इसे एक और एग्जांपल से समझो, आप एक मेले के अंदर गए, ओके। मेले के अंदर गए और जाकर आपने अपने कैश को कूपन्स में कन्वर्ट कर लिया। ओके। हाँ हाँ। आपने ओके। अपने कैश को कूपन्स में कन्वर्ट कर लिया। अब आप जो भी ट्रांजैक्शन करोगे अपने पैसे से नहीं करोगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो मेले के अंदर जो बाकी के जो लोग हैं वो कैश अपनी जेब में रखकर चले जाएं। हाँ वो क्या करते हैं, बीच में आपको आपने कैश को कूपन्स में कन्वर्ट कर लिया, आप गए आपने छोले भटूरे खाए, कूपन दे दिया, हाँ छोले भटूरे खाए कूपन दे दिया, कूपन जिसने कूपन रिसीव करा उसने कूपन देके कैश रिसीव कर लेगा वो। हाँ जो आपके कूपन बचे रह गए वापस आकर आप उसको सबमिट कर दो, कैश लेके चले जाओ, हाँ। तो सही कोई है। झंझट ही नहीं है आपका। हाँ। तो ऐसे क्या होता है, पी नोट या पार्टिसिपेटरी नोट, तो सबसे पहले पी नोट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी नोट या पार्टिसिपेटरी नोट लिखते हैं। इशू कौन करता है, सेबी इशू करता है। सभी। हाँ। ठीक है जी। अच्छा, इशूड बाय सेबी किसके लिए इशू करता है आपके इसमें, रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को, ठीक है, या ओवरसीज इन्वेस्टर को जो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ओके। ठीक है, तो पी नोट्स के जरिए भी आप चाहो तो हमारे देश के अंदर मतलब एज पर सेबी के रूल्स आप इन्वेस्ट कर सकते हो या फॉरेनर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्लियर, ओके। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हाँ सर, अब आप मुझसे पूछोगे दिखते कहाँ हैं, खरीदे कहाँ से जाते हैं, तो ये मैंने नहीं देखा कि कहाँ मिलते हैं ये। हाँ, ये वही मैं सोच रहा हूँ कैसे खरीदेंगे, हाँ, सेबी से मतलब खरीदेंगे अब तो जैसे क्योंकि कैसे, आप इस समय पर एक प्रैक्टिकल फॉरेन फॉर्म इन्वेस्टर समझ हो, नहीं आ रहा। मैं समझ रहा हूँ आप एक फॉरेन इन्वेस्टर हो, और आप ये चाहते हो कि भाई पी नोट कहाँ से खरीदे जाएं, है ना, पार्टिसिपेट नोट्स कैसे खरीदे जाएं। तो सर देखो ये वो टर्म्स हैं मतलब जो सच में अभी मेरे एसेस से बाहर के हैं, मतलब क्योंकि मेरे पास में ऐसे क्लाइंट्स नहीं है जो इनको मैं ऐसे गाइड कर पाऊँ जाकर इनको ओके। परचेज करें और वो कभी परचेज करें। हाँ, आने वाले वक्त में ओके। कभी ना कभी चीज आएगी तो मैं जरूर शेयर करूंगा, है ना। ओके। ओके। ठीक है। अच्छा देखो, अब हमारे पास अगली चीज आती है म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो देखो हम लोगों ने इसको तो काफी ज्यादा डेप्थ में पढ़ा था कि जो म्यूचुअल हाँ फंड है, म्यूचुअल फंड क्या है आपके पास में, एक तरीके का पूल है।
बस अब ये पूल किसका, इन्वेस्टर्स ने मिलकर एक आपके पास में फंड में जाकर पैसे लगा दिए और फंड ने जाकर मार्केट से सिक्योरिटीज उठा ली। हाँ और उसने क्या करा, जो भी उसका पोर्टफोलियो बना, उसने कहा कि भाई मेरे पास में जो एसेट्स है उन एसेट्स को मैं एक एनएवीज में कन्वर्ट कर देता हूँ और हाँ आपको नंबर ऑफ यूनिट्स दे देता हूँ। हर यूनिट आपके इसमें बढ़ती रहेगी, घटती रहेगी। जैसे एसेट मेरा इंक्रीज होगा, मेरी यूनिट्स की एनएवी बढ़ती जाएगी। एसेट अगर डिक्रीज होंगे तो एनएवी घटती चली जाएगी और ये पूल रहेगा हाँ। पूरा का पूरा। ओके तो ओके। और मैनेजमेंट वगैरह की जो कॉस्ट है, भाई इसको कोई कोई तो चलाएगा, ट्रस्ट को भाई कोई आदमी तो चला ही रहे होंगे। तो हाँ कहते हैं हाँ जो हाँ। भी मैनेजमेंट की कॉस्ट है तो वो हम आपसे क्या कहते हैं, एक चार्ज करा करेंगे और वो सारे इन्वेस्टर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ओके। तो यहाँ हमारे पास में आते हैं म्यूचुअल फंड। तो देखो अब हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे म्यूचुअल फंड के आपके इसमें पूल्ड मनी है। किसका, इन्वेस्टर्स का पूल्ड मनी है। ये कंपनीज में इन्वेस्ट करके चलते हैं, चाहे वो स्टॉक्स की कंपनीज हो। ये पैसा बॉन्ड्स में भी लगा के चलते हैं, बाकी सिक्योरिटीज में लगा के चलते हैं। ओके। अब कैसे, ये डिपेंड करेगा उनके इन्वेस्टमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव हैं और ये हाँ उसको पहले बता के चलते हैं, मतलब अपफ्रंट इन्होंने ये बताना पड़ता है। हाँ। अब एक हर फंड स्कीम का मैनेजर आता है, है जी। हर स्कीम का क्या क्या टारगेट जी है सर, करके। बिल्कुल सर, ये फंड मैनेजर को बताना पड़ता है। अब देखो, हर स्कीम का एक फंड मैनेजर होता है। अब वो किसकी हेल्प लेगा, सर ऑब्वियस सी बात है कि जो फंड मैनेजर है वो रिसर्च टीम की हेल्प लेगा बड़े डिसीजन लेने हाँ। के लिए, क्योंकि बिना, सर देखो हर एक का ना किसी के साथ कनेक्शन है। ओके। मतलब सबको, मतलब इतना मतलब ये सब सिस्टम में अगर आप जाओगे, इतना अच्छा सिस्टम है और रिसर्च एनालिस्ट की क्लासेस के अंदर में समझने का मौका मिलता है कि पूरा स्टॉक मार्केट इतना ऑर्गेनाइज्ड है कि इसको ना इजीली, मतलब इसको इजीली मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है अलग अलग पोजीशन पर, ओके। है ना। तो मतलब इसको इजीली ना मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। अब देखो समझो, एक आपके पास में पूल ऑफ द मनी आया, पर उस पूल ऑफ द मनी पर आपके पास में किसी एक का भी हक नहीं है। वो सारा पैसा ओके। कौन लेकर आए, इन्वेस्टर लेकर आए। इन्वेस्टर्स की इस पैसे को ये नहीं कि आपका जहां दिल करे वहां लगा दो। हाँ। तो आपने वहां पर क्या करा, अब आपने इन्वेस्ट करने हैं तो फंड मैनेजर ने डिसीजन लेना है इन्वेस्ट करने का। अब ओके। फंड मैनेजर डिसीजन लेने से पहले आपके पास में किससे, भाई डिसीजन लेगा किसी की, तो किसी रियलिस्टिक बिहेवियर के बिहाफ पर ही तो लेगा। हाँ हाँ तो हाँ उसने बिल्कुल अपनी हाँ। रिसर्च टीम से कहा आप मुझे रिसर्च करके दो। रिसर्च हाँ। टीम ने रिसर्च करके दी, उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन शेयर कर दिए कि भाई इन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ओके ये स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ टारगेट रहेगा हमारा। ठीक है जी। ओके अब उसके अकॉर्डिंग उसने स्टॉक्स को उठा लिया। ये कंपनीज के ओके अंदर उसने जाकर इन्वेस्ट कर दिया। ओके पोर्टफोलियो को उसने डाइवर्सिफाई कर लिया और जैसे जैसे पोर्टफोलियो आपके पास इंप्रूव करता चला गया, वो प्रॉफिट उसके अंदर बुक करता चला गया। ओके। तो मतलब अब कितने परसेंटेज किस तरीके के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने, ये डिसीजन पहले से होते हैं, और कब उनसे एग्जिट किया जाए, तो इन सब के बारे में कुछ से बात की, रिसर्च टीम के बारे में बात कर ली। हाँ। ठीक ओके। है, अब वो डिसीजन ले रहा है तो मतलब देखो अकेले अपने बिहाफ पे नहीं ले रहा, सब सब इन्वॉल्व है। अब हर हाँ। इन्वेस्टर को उसने क्या करा, भाई जो भी हमारे एसेट्स हैं, इन एसेट्स के बिहाफ पर जो यूनिट्स बनी, उन यूनिट्स को उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बता दिया, दे दिया बनाकर। ठीक है जी। ओके। और अब हाँ। जैसे जैसे एसेट इंप्रूव करेंगे, यूनिट्स इंप्रूव करेंगे, एसेट डिक्रीज होगा, यूनिट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ओके। और इंपॉर्टेंट क्या रहा, सिलेक्शन डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सिलेक्शन डाइवर्सिफिकेशन। भाई देखो, सिलेक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड का क्या मेन काम सेलेक्ट क्या है, करना है। पूल ऑफ द मनी को इन्वेस्ट करने से पहले सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के बाद हम्म, एंट्री लेने के बाद कहाँ एग्जिट करनी है और कैसे इस पैसे को डाइवर्सिफाई करना है। सारा पैसा एक स्टॉक में नहीं लगा सकते आप, ओके। हाँ 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 ये बिल्कुल सारा हाँ। पैसा एक ही जगह नहीं लगाया होगा ना आप। हाँ। ठीक है, अच्छा देखो अब सर ये सोचो कि अगर आपके इसमें आरबीएल बैंक है। सर देखो आरबीएल बैंक की स्टोरी बहुत जबरदस्त है और मैं उसको बड़ा पसंद करता हूँ सर, मेरे मन में बड़ा सम्मान है उसके लिए। सर ओके। आरबीएल जिस समय पर सीसीडी मतलब कैफे कॉफी डे ने, मतलब हाँ। इंडिया के अंदर सबसे पहला कॉफी का ऐसा कोई स्टार्टअप जो लोगों को आने वाले वक्त में एक ऐसी जगह दे रहा है कि आप जैसे जो चर्चा या मीटिंग्स आप रखते हो, बिजनेस मीटिंग्स रखते हो, आप हमारे हमारे प्रेमाइसेस में आकर मीटिंग्स रखो। ओके। कॉफी आपको सर्व की जाएगी, आपकी मीटिंग से कन्वर्ट हो सकती है। ओके। ठीक है, तो मतलब एक ऐसे प्रोमाइसेस हम आपको बनाकर देंगे पूरी, एक इतना बड़े ओके। स्टार्टअप को जो फंडिंग करने वाला, मतलब जो जिसके लिए पैसा उधार लेने के लिए जो गया, तो सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट रही, मतलब सबसे ज्यादा जो पैसा उधार उसने उठाया, लोन जो उठाए, वो उसने रत्नाकर बैंक लिमिटेड आरबीएल से उठाए। ओके। और सर जैसी सीसीडी के मतलब जो मतलब ओनर थे, उन्होंने मतलब ये मिसहैपनिंग हुई उनके साथ में, तो उसके बाद में सीसीडी का शेयर कोलैप्स करा और हाँ। सर आरबीएल का शेयर भी नीचे गिर गया। ओके। सर मैंने उसको कभी भी नहीं बेचा स्टॉक को।
अच्छा, मतलब वो आरबीएल, गिरता गया ओके। गिरता गया गिरता गया गिरता गया गिरता गया, नहीं, तभी मैं उसको दोनों ही स्टॉक काफी डेप्थ में है ना, है। इसलिए ओके। हाँ सर, मैंने दोनों को ही मतलब ना कभी भी नहीं बेचा, क्योंकि मेरे मन में ये था कि यार मतलब एक होता है ना इमोशनल कंटेंट होता है ना। हालांकि हाँ, एक स्टॉक मार्केट के अंदर आपको ऐसा नहीं रखना चाहिए, है ना। हाँ, पर मतलब ये होता ही है कि मतलब कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आप इमोशंस अगर आपके पास में नहीं है, तो आप ह्यूमन नहीं हो सकते। वो कहते हैं इनह्यूमन बनकर आप ट्रेड करो। हालांकि ये गलत है, लेकिन सर देखो क्या हुआ सर, ये स्टोरीज हैं, ये बिजनेस स्टोरीज हैं, और ये हमेशा टर्न हाँ, लेती हैं। और मुझे ऐसा लगता था कि कभी ना कभी ये आपके पास में ना ये टर्न लेगा, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत अच्छा था। ओके। ये कॉन्सेप्ट ना बहुत अच्छा था, और सर सीसीडी ने अपने आप को टर्न आउट दिया। हाँ, देखो सीसीडी वो ने, तो है। मैं सीसीडी वॉज नॉट ए फेलियर, हाँ, उसने टर्न आउट दिया। आज अगर आप जाओगे तो मतलब कि उनके स्टोर्स पूरे चेंज हो चुके हैं, हाँ, ओके, है ना। मतलब हाँ, और कई अभी प्रोडक्ट, काफी उनका कंपटीशन आ गया ना, मैं। सर वो सब तो आते रहेंगे, मतलब वो कंपटीशन तो आते हाँ, रहेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ हाँ, कि उसने ना अपने आप को टर्न आउट दिया, मतलब ऐसे नहीं कि वो कोलैप्स कर गया, खत्म हो गया और बंद करके कंपनी नहीं, नहीं, चला नहीं, गया, नहीं। एक स्टोरी हाँ, बन गया। सर हाँ, उसने वो आज भी है, और मतलब उसकी वैसी वैल्यूज भी हैं, और वो आज भी अगर आप जाओ तो उन्होंने कुछ अपने साथ में मतलब और अच्छी चीजें स्टार्ट की हैं। ओके, तो सर देखो यही वो चीज है आपके पास में, कि जिसके अंदर आप वो सारा पैसा आप एक जगह पे फंड करने की वजह से एक बैंक पर खराब हो गया, ओके। क्योंकि बड़ी इन्वेस्टमेंट उसके पास थी और वो डेप्ट में चला गया, हाँ, हाँ, है ना। अब ऐसे ही आपके पास में ना, जैसे पंजाब नेशनल बैंक ने बड़ा लोन दे दिया नीरव मोदी को, हाँ, और नीरव मोदी उसका पैसा लेकर भाग गया, हाँ, भाग तो गया। एकदम से नेगेटिव न्यूज पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर भी पड़ी, हाँ, है ना। पर अभी देखो ना, मतलब तो यहाँ पर क्या होता है कि ना पोर्टफोलियोज को डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। हाँ, ओके, डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। अब एक अगर ओके। फेलियर स्टोरी है तो उसके साथ में एक सक्सेस स्टोरी भी होनी चाहिए, हाँ, है ना भाई। जिसने आपके पास में ओला को फंड किया, उसने ओयो को भी फंड किया होता। आप बात समझे। ओके। कोई हाँ, स्टार्टअप है, उसने ओला में कोई फंड किया, उसने ओयो को भी फंड कर रखा है। अगर ओला गिर रहा है तो ओयो तो उठ रहा है, हाँ, और बिल्कुल। ओयो गिर रहा है तो ओला तो उठ रहा है। तो इस तरीके से हाँ, मतलब हाँ, ना डाइवर्सिफिकेशन, मतलब इस मेन ऑब्जेक्टिव का मकसद ये नहीं कि आपको मैं कोई रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, मैं हाँ, मतलब ये कि डाइवर्सिफिकेशन का महत्व समझा रहा हूँ विद एग्जांपल, ठीक है। ओके, ओके। अच्छा, अब सर अगली चीज आती है, मैं भाई इंश्योरेंस कंपनी, देखो सर बेसिकली क्या होता है सर, इंश्योरेंस कंपनी का जो मेन काम है सर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो इंश्योरेंस कंपनीज है सर, इंश्योरेंस कंपनीज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, कोर बिजनेस जो इनका इंश्योरेंस प्रोवाइड करना है। लेकिन सर उसके बाद भी अगर आप देखोगे, जो एल आई सी का जो स्टॉक होल्डिंग है हाँ, सर, बहुत गजब स्टॉक होल्डिंग है। और मतलब उसके जो स्टॉक्स है वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। हाँ, स्टॉक मतलब एल आई सी का पोर्टफोलियो कितने टाइम्स ग्रो कर गया, मतलब इम्पॉसिबल सी चीज उसने करके दिखाई बिल्कुल, एल आई हाँ, सी हाँ, ने, हाँ, हाँ, है हाँ, ना। बिल्कुल। तो सर देखो गवर्नमेंट को तो बचाता ही बिल्कुल सही क्या बात, बचाता है ना वो। हाँ कई बार तो बचाया है। बिल्कुल हर सही, साल तीन तीन 5,000, 5,000 करोड़ तक कमा के देता है डिविडेंड में ही। बिल्कुल ठीक बात कही आपने सर। तो सर देखो जो एल आई सी है, तो क्या है उसका मेन काम, तो क्या था, इंश्योरेंस प्रोवाइड करना है। तो इंश्योरेंस कंपनी जो होती है ये भी एक बहुत बढ़िया, क्योंकि इनके पास भी काफी बड़ा पैसा होता है, काफी ज्यादा ओके, अमाउंट है इनके पास में भी। तो ये भी क्या करते हैं आपके पास में, अपने पैसे को स्टॉक मार्केट के अंदर जो इन्वेस्ट करते हैं, तो जिन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो ओके। इनके मैनेजर जिन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके चल होते हैं, बहुत ही इनका पोर्टफोलियो कभी रीड कीजिएगा, बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है। और ओके। ये नहीं कि आज खरीदा और परसों बेच दिया, कोई स्टॉप लॉस टारगेट वगैरह ऐसा कुछ नहीं रखते ये मतलब ये हाँ, एक्यूमुलेट करते रहते हैं बिजनेसेस को, ओके। ग्रो करते हैं बिजनेसेस, और जैसे ही हाँ, वो हाँ, ग्रो हाँ, करते हैं फिर उनको सेल करते हैं। ओके, तो मतलब ये ना एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है इंश्योरेंस कंपनीज जो है आपकी है। तो इंश्योरेंस कंपनी का हालांकि कोर बिजनेस क्या इंश्योरेंस है, बट उसके अब तो यहाँ पर आप जाके चलोगे भाई, इंश्योरेंस कंपनी का कोर बिजनेस क्या है, इंश्योर करना एसेट्स को, मतलब इंश्योरेंस है। पर सेफ, आपके, हाँ। है ना, इंश्योरेंस कंपनीज आपके पास में जनरल इंश्योरेंस वगैरह, ये भी एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर पाती हैं इन्वेस्टर्स का, जब ये इन्वेस्ट करके चलती है, इन्वेस्टिंग इन इक्विटी ओके, इन्वेस्टमेंट। और जैसे कि आपने देखा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या अदर बॉन्ड्स में भी पैसा इन्वेस्ट करके चलती हैं। सर एक मिनट ओके। लीजिएगा। हेलो जी, गुड आफ्टरनून सर। सर मैं अभी ना एक अपनी क्लास में हूँ, और मतलब मेरी ना क्लासेस होती हैं इस समय पर। तो क्या आपके लिए ये पॉसिबल है कि आप मेरे को जो मतलब कॉल कर पाओ तो 3 o'clock के आसपास करो, या ज़्यादा बेटर रहेगा सर अगर आप मुझे 7 o'clock करो तो सबसे बढ़िया है, मैं आपको टाइम दे पाऊंगा फिर, क्योंकि 7 o'clock तक मेरी क्लासेस हैं जी, शाम को 7 o'clock करो आप। ठीक है ना, 7 o'clock कीजिए आप, ठीक है, ओके सर, थैंक यू।
हाँ जी। अब देखिए, तो ये जो कंपनीज होती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनका कॉर्पस क्या होता है, काफी बड़ा कॉर्पस होता है आपके पास। हाँ। इंडियन इकोनॉमी के अंदर ये इन्वेस्ट करके चलती है। मैंने आपको पूरा भी डिटेल में समझाया कि मतलब कि दे डू वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स। मतलब ये नहीं कि आज इन्होंने पैसा शेयर के अंदर लगा दिया तो हाँ, पैसा शेयर कल उठ गया निकाल और दिया, गिरा हाँ दिया, इन्होंने बेच ऐसा। दिया। ये हाँ। इंडियन इकोनॉमी के अंदर पार्टिसिपेट करके चल रही हैं, इन्वेस्ट करके चल रही हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में भी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी और उनके बॉन्ड्स में हाँ। भी। हाँ। ठीक है जी। तो ये क्या है, इंश्योरेंस कंपनीज भी एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में गिनी जाती हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ। ओके। सर अगली चीज निकल के आती है हमारे पास में, पेंशन फंड्स क्या होते हैं। अब सर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर देखो क्या होता है, इसको भी मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ। सर होता ये है कि जब भी कभी किसी कंपनी ने किसी को अपने पास में एम्प्लॉय रखा, तो एम्प्लॉय रखते समय पर उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि यार ये हमारी कंपनी के अंदर काम करेगा और ओके। हम इसको एक सैलरी देकर चलेंगे और हमारी कंपनी ग्रो करेगी। ये तो ऑब्जेक्टिव है। हाँ। बट सर उस कंपनी के ग्रो करने में क्या उसका जो एम्प्लॉय है उसका सिर्फ इतना से रोल है कि वो आपसे सैलरी लेकर चला जाएगा, और उसने अपनी जिंदगी के जो इम्पोर्टेंट आवर मतलब लाइफ का जो इम्पोर्टेंट लाइफ स्पान था, स्टेज। 25 हाँ। ईयर से लेकर 60 ईयर्स तक का, 45 ईयर से 60 ईयर्स तक का, 30 ईयर से हाँ। 60 ईयर्स तक का, जो उसकी लाइफ का गोल्डन पीरियड था, ओके। वो एक कंपनी को क्रिएट करने में उसने नहीं दे दिया। हाँ, दिया है, हाँ। तो ऐसे देखो अब क्या, और उसके बाद जब वो 60 ईयर्स का हो गया तो उसकी जगह पर कुछ नए लोग आ गए उस काम को करने के लिए। तो ऐसा तो है नहीं कि आप उसे एक नोट छोड़ दोगे कि लाइफ में तू जो मर्जी कर, या वो लाइफ में हाँ। रीस्टार्ट तो कर नहीं सकता ना। हाँ। हाँ। हाँ, बिल्कुल। तो देखो अब कंपनी क्या करती है आपके इसमें, क्या क्या चलती है कंपनी की, ठीक है जी जब आप रिटायर होगे तो हम आपको पेंशन देकर चलेंगे। अब सर ओके। लॉजिक समझो सर, क्या ये फिजिबल है कि एक कंपनी एक ऐसे एम्प्लॉय को मतलब क्या कहते हैं पेंशन देकर चल रही है जो कंपनी में काम ही नहीं कर रहा? तो कैसे नहीं। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज नहीं होगी? हाँ, डिक्रीज होगी। और अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज होगी तो कंपनी के स्टॉक की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। हाँ। तो ऐसे तो उसके पास हर एम्प्लॉय बढ़ते ही रहेंगे, हाँ, बढ़ते रहेंगे फिर, हाँ। है ना। हाँ। तो मतलब कंपनीज क्या करती हैं क्या कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क ना पड़े, तो वो पहले से ही कुछ ऐसे, देखिए कायदे में होना क्या चाहिए कि इस पैसे को उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, कि एक उनको एक रिटर्न फैच होती रहे। और एक उन्होंने ओके। एक अलग से पूल ही अलग बना दिया जिसको उन्होंने बोल दिया कि पेंशन का पूल है, ओके। कि इससे जो भी पैसा आएगा उससे पेंशन जाया करेगी, है ना। ओके। हाँ। अच्छा अब क्या होता है कि कुछ ऐसे स्पेशलिस्ट फंड्स होते हैं जो पेंशन फंड्स होते हैं। अब एक कंपनी के लिए, छोटी सी कंपनी के लिए बड़ा मुश्किल है कि भैया हम अपना बिजनेस करेंगे ये काम करें, हाँ। क्या कौन सा स्टॉक ओके। ऊपर है कौन सा स्टॉक नीचे है। हाँ। तो क्या होता है, कुछ ऐसे स्पेशलिस्ट फंड होते हैं जो कि इनका नाम ही पेंशन फंड होता है, ये कंपनीज के पास जाकर अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं ओके। कि भाई आप हमें कुछ पैसा दो जो आप इसे पेंशन फंड के अंदर आप लगा सकते हो, और आने वाले वक्त में ये पैसा हम ग्रो करने की कोशिश करेंगे, और पेंशन फंड में से आप इस पैसे को अपने एम्प्लॉयज को आगे फर्दर दे सकते हो। ओके। तो इस जैसे म्यूचुअल फंड, ऐसे इसका नाम हो गया पेंशन फंड। हाँ। गोल अलग अलग हो गया, है ना। हाँ। हाँ। अब रिटायरमेंट फंड, अब देखो म्यूचुअल फंड में तो क्या पैसा आप आज इन्वेस्ट करके कल निकालने भी जा सकते हो, पर हाँ। पेंशन फंड एक ऐसे फंड हो गए जिनमें पैसा आपने डिपॉजिट करा तो एक लंबे समय के लिए ब्लॉक करा है। हाँ, ऑब्वियसली, हाँ। क्लियर हो गया? अब ऐसे फंड्स को गवर्नमेंट भी रन करती है और प्राइवेट फंड्स भी होते हैं, है ना। भाई ओके। ऐसे फंड्स को गवर्नमेंट भी रन करती है, मैं अभी समझाऊंगा आपके समझ में आ जाएगा। देखो सुनो, अब हमसे कहते हैं कि जो पेंशन फंड्स है, अब देखो रिटायरमेंट फंड्स जो कंट्रीब्यूट करके चलते हैं एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स, ठीक है जी। अच्छा, ओके। और हाँ। बहुत सारी जगह पर केवल एम्प्लॉयज ही कंट्रीब्यूट करके चलते हैं। तो ओके। पेंशन हाँ। फंड क्या हो गया, एक ऐसा कॉमन एसेट पूल हो गया जो जनरेट कर कर दे सकता हो स्टेबल ग्रोथ, ठीक है, लॉन्ग टर्म तक। मतलब एक ऐसा पोर्टफोलियो जो धीरे धीरे करके ग्रो करेगा, ओके। लंबे समय तक जाकर ग्रो करेगा और एक स्टेबल ग्रोथ देकर चलेगा। क्लियर है? ओके। हाँ। अच्छा अब हमारे पास जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है फॉर द कंपनी, अब फाइनेंशियल इंटरमीडियरी कंपनी के लिए कौन होती है आपके पास में? सर देखो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी क्या होंगे आपके पास में, जो मतलब कंपनी के लिए और उसके एम्प्लॉयज के लिए ये पेंशन फंड्स हो गए। मतलब हाँ। कंपनी और कंपनी के एम्प्लॉयज ने इस पैसे को जाकर फाइनेंस के लिए लगा दिया स्टॉक मार्केट में। इनके बीच हाँ। में वो जो इंटरमीडियरी मतलब जो इनके इनसे पैसा लेगा और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा, हाँ। और सिक्योरिटी से जो पैसा अर्न करेगा वो इनको वापस ट्रांसफर करेगा। वो क्या हाँ। कहलाएंगे, वो पेंशन फंड्स कहलाएंगे। क्लियर है? हाँ। ओके। एक मिनट, जतनेश जी आपकी बहुत लंबी उम्र है, अभी मैं क्लास ले रहा था और मैं आपका जिक्र भी कर रहा था, पर अभी मैं इस समय क्लास में हूँ। Some of the largest ठीक है, institutional तो large मैं amount of आपको मैं आपको ये ना आपको ये लेक्चर मैं आपको रिकॉर्ड करके भी शेयर कर दूंगा, और फिर मैं आपसे बात करता हूँ फिर इसके बाद 3 o'clock, ठीक है, या शाम को 7 बजे, ठीक है।
कंपनी देखो, तो देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो पेंशन फंड है, तो इन पेंशन हाँ फंड ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएट की तरह काम करके चल रहा है आपके इसमें, कंपनी के लिए, उसके एम्प्लॉयज के लिए, है ना। हाँ अच्छा, हाँ ये क्या होता है कि कुछ ऐसे बड़े कॉर्पोरेशन होते हैं तो उनके इन हाउस भी फंड्स भी होते हैं, और हाँ पेंशन फंड ऐसे भी होते हैं आपके पास में जो स्पेशलाइज्ड होंगे इसी चीज के लिए। अब जैसे कि मैं आपको आगे समझाता हूँ कि जैसे कि उसमें आप आ जाओ तो गवर्नमेंट कहते हैं नेशनल पेंशन स्कीम होती है गवर्नमेंट की, हाँ है ना। तो ये जो आपकी गवर्नमेंट की नेशनल पेंशन स्कीम है वो भी तो एक तरीके का ऐसा ही फंड हो गया जिसके अंदर जिसे गवर्नमेंट रन करके चल रही है आपके लिए, हाँ और प्रोफेशनल मैनेजर्स उन्होंने लगा रखे हैं आपके पैसे को मैनेज करने के लिए। ओके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर। हाँ तो देखो नेक्स्ट हमारे पास में आता है वेंचर कैपिटल फंड्स। ओके अब से देखो, अब हमारे पास में आ गया, देखो इसको समझ के चलना। सर देखो वेंचर कैपिटल का क्या काम होगा। सर देखो, अगर कभी भी आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, सर ये ना जनरली क्या होता है कि स्टॉक मार्केट्स के अलावा भी तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। भाई आपने ये देखा कि भाई मैं अपना पैसा किसी ऐसी जगह लगाना चाहता हूँ जो बिजनेस अभी नया नया स्टार्टअप हुआ हो और आने वाले वक्त में ग्रो करेगा। अब मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास में किसी बंदे ने आपका एक स्टार्टअप निकाला और ओके उस स्टार्टअप का नाम रखा उसने तवा रोटी, ओके है ना। एक एग्जांपल देके चल रहा हूँ। तो मतलब हाँ उसने क्या करा कि रोटी सब जगह मिलती है, हाँ पर तवे की जो रोटी है आपके पास में हर जगह नहीं मिलती है, तंदूर की मिल जाती हाँ तंदूर के मिल जाती है है ना। हाँ तवे की रोटी नहीं मिल पाती क्योंकि तवा रोटी हाँ बनाने में वक्त ज्यादा लगता है ना। हाँ तो उसने ये स्टार्ट किया, तवा रोटी रखा आपके पास में। उन्होंने कहा कि हमने हर 1 किलोमीटर पर तवा रोटी की अपनी फ्रेंचाइजी खोल दी है। ओके अब क्या होगा कि आपको ताजी गर्म तवा रोटी मिलेंगी जैसे आप ऑर्डर करोगे, हाँ ये नहीं किसी की रखी हुई है ना। आपने हाँ ऑर्डर करा, आपने 5 चपाती का ऑर्डर करा, 1 किलोमीटर में कोई भी बंदा जाकर डिलीवर करके आ जाएगा। तो एक एक किलोमीटर पे उनके वो खुले हुए हैं तवा रोटी के छोटे छोटे, और उसके लिए ओके उन्होंने जो लोकल होटल्स हैं उनके साथ में कॉन्टैक्ट कर लिया, उसके अंदर एक उनका काउंटर बन गया। ओके तो सर क्या होगा, अब ये कॉन्सेप्ट आने वाले वक्त में ग्रो कर सकता है क्योंकि ऐसा आइडिया भी किसी के पास में नहीं है। तो ये आइडिया हाँ आने वाले वक्त में ग्रो कर, रोटी तो सभी खाते हैं। हाँ हाँ अब आप ओके ही के ऑफिस के पास में से अगर आपको ताजी तवा रोटी, और वो भी ब्रांडेड आईटी की ब्रांड, मतलब अभी तो क्या है कि आप जाकर किसी होटल से तवा रोटी लेकर आ जाते हो, और हाँ बहुत सारी जगह पर आपको ऐसा लगता है कि यार पता नहीं खाना कैसा है और रोटी कैसी है, आटा कैसे मला होगा, कितना पुराना आटा तो नहीं होगा, खराब मतलब कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, है ना। हाँ 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 अब बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल एक ब्रांड है जो आपको पूरा बता रहा है इस चीज के बारे में कि ये ओके तवा रोटी एक ब्रांड है, और यहाँ पर हम जो आटा खरीदते हैं क्वालिटी आटा खरीदते हैं, और ये सारा ओके का सारा कंज्यूम हो जाता है हमारा, ओके क्योंकि हमारा ब्रांड इतना पॉपुलर है कि ब्रांड ना कंज्यूम हो जाता है। तो अब आप एक लोकल से उठाना पसंद करोगे या ब्रांड से उठाना पसंद करोगे आप। हाँ बिल्कुल तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जहां पर आपको इस बात की गारंटी मिलती हो कि आटा सबसे बढ़िया क्वालिटी का यूज किया जाएगा, 3 to 4 हाँ आवर्स के अंदर आपके पास में इस आटे को कंज्यूम कर लिया जाएगा, है ना। मतलब उतना ही हाँ उतना ही इसको मला मतलब बनाया जाएगा, इसका डो उतना ही बनाया जाएगा जितना 3 to 4 आवर्स में कंज्यूम हो सकता हो, और फाइव हाँ टू टेन बिल्कुल मिनट्स में आपके पास में डिलीवरी भी पहुंच जाएगी, हाँ है ना। तो देखो बस यहाँ पर एक एक किलोमीटर पे क्या किसी ना किसी के जिसके ज्यादा पास में होगा वहां से वो डिलीवरी करा देंगे आपको। ओके तो ये ब्रांड ना ओवर द पीरियड टाइम ग्रो हो जाएगा, ओके है ना। तो क्या होगा, इस तरीके के स्टार्टअप में पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ओके अब हाँ इसको, अब कोई इसको फंडिंग चीज के लिए कोई कहीं से कोई बंदा चाहिए होगा, कॉन्सेप्ट अच्छा है, लोग आ जाएंगे पैसा लगाने के लिए। हाँ तो ये वो पूछेगा सबसे पहले किस एरिया में बना रहे हो। उसने कहा हम एक ऐसा एरिया चूज करें जहाँ पर सारे ऑफिस ऑफिस हैं, ओके मतलब जहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं, हाँ है ना, और जहाँ पर होटल्स तो हैं पर ब्रांड्स इस तरीके का नहीं है ना। पर तो उन्होंने हाँ कहा ठीक है भाई, इस जगह पर आप स्टार्ट करके चलो, मैं पैसा लगा रहा हूँ। ओके तो ये क्या होगा, आपके वेंचर कैपिटल फंड भी कुछ इस तरीके हो गए। तो देखो वेंचर ओके कैपिटल फंड का मतलब है एक ऐसा पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल जैसे कि म्यूचुअल फंड, ओके पर ये इन्वेस्ट कर चलेंगे, जो पैसा है वो एंटरप्राइजेस में इन्वेस्ट करके चलेंगे जो अर्ली स्टेजेस में होंगे ओके और जिनका पोटेंशियल होगा आने वाले वक्त में ग्रो करने का। ओके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हाँ 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 अच्छा, अब आगे लॉन्गर जेस्टेशन पीरियड, मतलब कि कितने टाइम के बाद ये ग्रो करेंगे, है ना। तो जितना ज्यादा टाइम में लगेगा इनको ग्रो करने में, जेस्टेशन पीरियड जितना ज्यादा होगा, रिस्क उसके फेलियर का आपके पास में मेक इट डिफिकल्ट फॉर सच कंपनीज टू एसेस कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ द फाइनेंस, जैसे कि बैंक या कैपिटल मार्केट। अब देखो सपोज करो कि ये जो आपके पास में ये जो पैसा है, अगर ये इस ब्रांड को डेवलप होने में बहुत वक्त लगा, ओके तो इनको मतलब पैसा, बैंक से अगर ये पैसा लेने जाएंगे जी रोटियां बनाकर बेचा करेंगे पैसा दे दो, तो बैंक दे देगा, नहीं 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 देगा। देगा तो मतलब हाँ इनको ना बैंक से पैसा लेना, कैपिटल मार्केट से पैसा उठाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। हाँ अब क्या होता है कि ना इस तरीके के किसी सेटअप को या ब्रांड को अगर आप स्टेब्लिश करोगे तो आपको जरूरत पड़ती है, मतलब किसी, अब ना केवल ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं,
ना केवल ये पैसा दे के चलते हैं बल्कि अपनी मैनेजरियल एक्सपर्टीज भी दे के चलते हैं। अब मैं आपको इसको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। सर देखो, आपने देखा होगा कि एक शो आता है शार्क टैंक के नाम से। हाँ, तो बढ़िया सर, शो है। हाँ, बहुत बड़े शो। हाँ, अब उसमें अश्नीत ग्रोवर को दिखाते हैं। हाँ, सर बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये लगती है मेरे को कि सर अश्नीत ग्रोवर जब कभी किसी बिजनेस के आइडिया को सुनता है ना, हाँ, सर वो केवल उसकी वैल्यूएशन ही नहीं करता और पेमेंट ओके, ऑफर नहीं करता। मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट हो गया वो, तो वो एक वेंचर हाँ, कैपिटलिस्ट की तरह आपके उसमें एक पार्टिसिपेट नहीं करता। वो क्या हाँ, करता है, वो उसको आइडिया भी देता है कि तू इस बिजनेस को अगर और इम्प्रूव करना चाहता है तो इसके अंदर हमें क्या क्या और करना पड़ेगा। ओके, तो अब वो जो आइडियाज उसको देता है वो बेसिकली क्या दे रहा है, वो अपने मैनेजेरियल और टेक्निकल एक्सपर्टीज भी उस कंपनी को प्रोवाइड कर रहा है। हाँ, भाई जिस हाँ, कंपनी के अंदर वो पैसा इन्वेस्ट करके चल रहा है वो उसके अंदर अपनी मैनेजरियल और टेक्निकल एक्सपर्टीज भी लेकर आ रहा है। हाँ, बिल्कुल। है ना? तो यहाँ पे क्या होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट बहुत बढ़िया रोल प्ले करते हैं, तो इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये भी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स गिने जाएंगे, है ना? ओके, हाँ, तो देखो नेक्स्ट आती है हमारे पास प्राइवेट इक्विटी फर्म्स। अब से देखो, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है सर, प्राइवेट इक्विटी फंड्स का क्या सीधा सा मतलब है कि मतलब वो पैसा जो देके चलेंगे उनका प्राइवेट पैसा होगा। ओके, है ना भाई? ये पैसा क्या होगा, आपका प्राइवेट पैसा होगा। और ये जो होंगे जनरली क्या होंगे, जनरली आपस में पार्टनर्स होंगे। ओके, है ना? और उसके अंदर इस फंड को इन्वेस्ट करने का इसमें से पैसा प्रॉफिट का लेके चलेंगे, तो ये तो होंगे प्राइवेट इक्विटी फर्म्स। सर प्राइवेट इक्विटी ओके, फर्म में कोई लाला जी साहब ने पैसा ले लिया, मैं और आप तीन चार लोग मिल गए। हम तीन चार ओके, लोगों ने मिलकर क्या करा, आपके पास में एक होटल खोल दिया। होटल चल ओके, पड़ा, एक और होटल खोल दिया, एक और होटल खोल दिया, तो बस ये क्या, ये हमारी प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हो गई। तो या ये पांच छह लोगों ने मिलकर प्राइवेट इक्विटी फर्म में उन्होंने कहा कि हम सब लोग मिलकर पैसा उधार दिया करेंगे, है ना? ओके, हाँ, तो देखो क्या होता है, सो अर्ली स्टेजेस ऑफ ग्रोथ में, एक्सपेंशन में या बाय आउट्स में, कंपनीज को रिक्वायरमेंट होती है किसकी, पैसों की। अब ये जो मनी होता है इन फंड में, इनको कौन कंट्रीब्यूट करके चलते हैं, इन्वेस्टर, जिनको बोलते हैं लिमिटेड पार्टनर्स। लिमिटेड मैं आपसे कहा पार्टनर्स, ना कि ओके, इनके पार्टनर्स क्या है, प्राइवेट पार्टनर्स है, तो ये क्या लिमिटेड पार्टनर्स है। ये ओके, इन्वेस्ट कर कर चलेंगे और मैनेज करके चलेंगे बाय जनरल पार्टनर्स। सम ऑफ द ओके, प्राइवेट इक्विटी फंड्स होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड फंड्स होते हैं आपके पास में किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, टारगेटेड डील्स या फंड आउट के, फंडिंग बाय आउट्स के लिए। अब मैं इसको भी आपको समझाता हूँ। देखो सर सर ये क्या हो, जनरल पार्टनर मतलब क्या होता है वो? देखो आपके पास में जो भी इन्वेस्टर्स पैसा कंट्रीब्यूट करके चल रहे हैं वो क्या, लिमिटेड पार्टनर्स हैं। ओके, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या है आपके पास में कि जो भी इसके फंड के फाउंडर हैं, ओके, वो क्या कराएंगे, वो जनरल पार्टनर कहलाएंगे। ओके, ठीक है जी। जो मैनेजमेंट में वो जनरल पार्टनर है। अब देखो इसको एग्जांपल समझाऊंगा आपको, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। सर देखिए, होता ये आपके पास में कि कुछ लोगों ने ये देखा कि यार ये मकान ना विवादास्पद प्रॉपर्टी है, मतलब ये डिस्प्यूटेड लैंड है। ओके, तो कुछ लोगों की इसी बात में एक्सपर्टीज होती है, वो डिस्प्यूटेड लैंड को सस्ते रेट में खरीद लेते हैं। हाँ, बिल्कुल, हाँ, है ना? डिस्प्यूटेड लैंड को सस्ते रेट में खरीद लेते हैं, उसको प्रॉपर्टी को मकान बना के बेच भी देते हैं। हाँ, है ना? उनकी इसी तरीके की एक्सपर्टीज है, हमारे और आपके लिए नहीं है वो प्रॉपर्टी। हाँ, है ना? तो क्या होगा आपके पास में कि उनकी इसी चीज में एक्सपर्टीज है, तो अब क्या करते हैं, ये बंदे की एक्सपर्टीज किस चीज में, डिस्प्यूटेड लैंड को खरीद कर उस पर मकान बनाकर बेचना, ये तो उसकी खासियत है ना। हाँ, अब उसके अंदर उसको कितने में खरीदना ये डिसीजन भी वो खुद लेगा, हाँ, कितने में बेचना ये डिसीजन भी वो खुद लेगा। हाँ, तो ये कौन है, जनरल पार्टनर है। ओके, अब से इनको पैसे भी तो चाहिए। हाँ, अब किसी से पैसा लेकर आते हैं हाँ, और ओके, उससे कहते हैं कि तुमसे हम पैसा लेंगे और तुम्हारे को पैसा बढ़ाकर इतना दे देंगे वापस। ओके, तो मतलब हम तुमसे जो पैसा ले रहे हैं इंटरेस्ट पे ले रहे हैं एक तरीके का। ओके, या ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा पैसा इस जगह इन्वेस्ट करेंगे, ये फ्लोर जीतेगा बिकेगा इतने परसेंट की तुम्हें शेयर दे देंगे। ओके, समझ तो गया, ये क्या हो ओके, गया, अब वो उनके लिमिटेड पार्टनर्स हो गए। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर? हाँ, तो टारगेटेड डील्स हो गई, फंडिंग बायआउट्स हो गए, पर्टिकुलर इंडस्ट्री के हो गए, स्टेज ऑफ द कंपनी हो गई, इन चीजों के ऊपर महारत इनकी हासिल होती है। क्लियर? ओके, हाँ, तो देखो नेक्स्ट थिंग आती है हमारे पास में हेज फंड। सर ये हेज भी फंड्स, है जी। हेज फंड्स, हाँ, सर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये भी बड़े काम का है। सर देखो, अब हमारे पास में जो हेज फंड है, सर इसको ना बहुत डिटेल में समझ के चलना। सर क्या होता है, सर आपने कभी बर्कशायर के बारे में या आपके पास में ना डॉल्फिन इन्वेस्टमेंट के बारे में किसी के बारे में भी अगर आप कहेंगे, तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें अपने आप में हेज फंड है। अब हेज फंड का मतलब क्या होता है, देखो इसमें माना जाता है कि आपका जो पैसा है वो हेज है। अब हेज का मतलब क्या होता है, हेज का मतलब है कि कहीं एक जगह आपको प्रॉफिट होगा तो एक जगह आपको नुकसान भी होगा। ओके, तो अगर आपको एक जगह नुकसान हो रहा होगा ना, तो एक जगह प्रॉफिट भी होगा, मतलब आपकी जो पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से डाइवर्सिफाइड है
कि ओके, आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है। ओके, मतलब आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है। तो हेज फंड क्या अपने आप में ऐसे फंड है जो आपके पास में इस तरीके से अपनी पोजीशन को बनाकर चलते हैं कि उनकी जो पोजीशन है वो कुछ हेज होती हैं। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सर देखो, इतना तो बिल्कुल पक्का है कि अगर लॉकडाउन लगेगा तो कंपनीज के पास में पैसा तो है, हाँ, और लॉकडाउन लगेगा तो प्रोडक्शन भी बंद हो जाएगा। हाँ, तो ये पैसा वो कहीं ना कहीं तो लगाकर चलेंगी, हाँ, क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट तो उनको पे करना है। ओके, तो अब उनको इंटरेस्ट पे करना है तो उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके चलेंगे। ये पैसा उनके पास में जो पैसा है, सर इस पैसे को उन्होंने कहीं ना कहीं तो पार्क करना ही होगा। हाँ, पार करना तो होगा, अब हाँ, वो कहीं ओके, जहां पर भी इसको पार्क करेंगी, किसी ऐसी जगह पार्क करना पसंद करेंगी जहां से वो कुछ ना कुछ रिटर्न निकाल कर ला सकती हो, हाँ, और बिल्कुल, उस हाँ, रिटर्न के ब्याह पर अपने एक्सपेंसेस भी चला सकती हो, और इसके साथ में जो ये पैसा है इसके एक्सपेंसिव भी दे सकती हो, मतलब इंटरेस्ट पे कर सकती हो। ओके, अब ऐसा होता नहीं बैंक कंपनी बंद कर देगी, अपने आप को बैंक हो जाएगी। नहीं, तो हम ये मान के चल रहे हैं थोड़ी सी देर के लिए कि ये पैसा या तो इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करके चलती है या गोल्ड में इन्वेस्ट करके चलती हैं। ओके, अब इक्विटी और गोल्ड को अगर आप देखो तो इनका जो रिलेशन है वो नेगेटिव कोरिलेशन है। भाई अगर स्टॉक मार्केट गिरेगी तो गोल्ड के अंदर लोग पैसा रखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि गोल्ड को हाँ, माना जाता है कि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक स्टेबल सेफ ग्रोथ हमें इन्वेस्टमेंट, देकर देगा। मतलब कि धीरे धीरे हाँ, करके गोल्ड क्या लिमिटेड है दुनिया में। हाँ, हाँ, जो गोल्ड क्या है दुनिया में लिमिटेड है, और ओवर द पीरियड डिमांड तो इसकी बढ़ती है। तो क्या होगा कि हाँ, ये आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ तो ग्रो करके देगा, हाँ, है ना, कुछ रिटर्न से निकाल कर देगा हमारे को। हाँ, अब जब कभी आपके पास में क्या होता है कि ना कंपनी खुलती है, इकोनॉमीज ग्रो करनी शुरू करती हैं, तो ये पैसा गोल्ड से बाहर निकाल लेते हैं। क्यों बाहर हाँ, निकाल लेते हैं? क्योंकि जितना पैसा गोल्ड ग्रो करके देगा उससे ज्यादा बिजनेस डेवलप करके दे देंगे। हाँ, तो ये ओके, पैसे को बिजनेस के अंदर लगा देते हैं, हाँ, है ना। तो क्या होगा कि आपने अगर अपनी इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरीके की हुई है कि ये पैसे को या तो गोल्ड में इन्वेस्ट करके चलते हैं या इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करके चलते हैं। ओके, मतलब इस पैसे को या तो गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, या फिर इसको कहाँ पर इन्वेस्ट करके चलते हैं, इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करके चलते हैं। ओके, हाँ, ठीक है, तो क्या हो गया, अपने आप में हेज नहीं हो गए। हाँ, ओके, ये होता इसी है को हेज हेज फंड। कहते हेज फंड क्या हैं, ओके, डाइवर्सिफाई करके चलते हैं। छोटे से एग्जांपल समझाया, पर ये हेज फंड तो बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं, ये जिसके अंदर मतलब कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स को, कॉल ऑप्शन को, पुट ऑप्शन को, ऑप्शंस को, फ्यूचर्स को, सबको लेकर आते हैं। ठीक है, ओके, तो ये उनकी अपनी स्ट्रेटजीज होती हैं, होते हैं आपके हेज फंड्स होते हैं। क्लियर सर? ओके, अच्छा, अब अ, ये जो है जी। सर ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी कहते हैं ना, हेजिंग करना, जी सर। वो वो कैसे हेज कर, वहां सर पे देखो ना, कैसे हेज करते हैं? बेसिकली क्या है कि अगर आपने एक इंस्ट्रूमेंट को एक जगह पर आपने खरीद रखा है कि ऊपर जाएगा, मतलब कॉल ऑप्शन खरीद रखा, ऊपर जाएगा, मतलब आपने एक ऑप्शन खरीद, एक स्टॉक खरीद रखा है, ये स्टॉक सोच कर ओके, कि स्टॉक ऊपर जाएगा, ओके, तो आपने उसके एक ऑप्शन को बाय कर लिया जो कि पुट ऑप्शन है, जो ये ओके, कहता है कि ये शर्त लगा रहे हो आप इस बात की, 100 रुपए देकर आप या 200 रुपए देकर आप ये शर्त लगा रहे हो कि ये इस ओके, प्राइस से नीचे गिरेगा। ये जितना मतलब नीचे एक गिरेगा, ऑप्शन हमने ऊपर भी ले लिया, एक ऑप्शन नीचे जाएगा वैसा भी ले लिया। नहीं नहीं, ये भी कह सकते हो, ये भी हैचिंग है। भाई एक आपने कॉल ऑप्शन भी बाय कर लिया, एक आपने पुट ऑप्शन भी बाय कर लिया, कहीं तो जाएगा। अब सर न्यूट्रल भी रुक सकता है ना, दोनों तरफ हमारा नुकसान तो होगा। जितना आपने जितना जितना पैसा इन्वेस्ट किया, जितना आपने प्रीमियम दिया उतना नुकसान है बस। हाँ, भाई वो हाँ, आपने देखा कि एक सिक्योरिटी 100 रुपए पे चली, आपने एक शर्त लगा ली कि ये 120 के ऊपर जाएगी, ओके, और आपने एक शर्त लगा ली 80 के नीचे जाएगी। ओके, और अगर ये 100 पर ही रुकी रही, हाँ, और आपने शर्त लगाई थी 1 महीने की, हाँ, मतलब आपके उस कॉन्ट्रैक्ट का जो मेच्योरिटी डेट थी वो 1 मंथ थी, हाँ, तो अगर 1 मंथ के अंदर ये 100 की चीज आपका 120 से ऊपर चली जाती है, ओके, मतलब तो 120 से जितना ऊपर जाएगी उतने पैसे आपको मिलेंगे, इसकी आपकी जो ऑप्शन है उसकी वैल्यू उतनी हो जाएगी। ओके, और अगर ये 80 के नीचे जाता है तो 80 के जितना नीचे जाएगा आपके ऑप्शन की वैल्यू इतनी हो जाएगी। ओके, मतलब हाँ, 80 से अगर ये 60 जाता है तो आपके ऑप्शन की वैल्यू 20 हो जाएगी। 80 हाँ, से अगर ये 50 जाता है तो आपके इस ऑप्शन की वैल्यू 30 हो जाएगी। 80 से हाँ, अगर 10 चला जाता है तो आपके इस ऑप्शन की वैल्यू 70 हो जाएगी, जो पुट 70 हो ऑप्शन है। जाएगी, हाँ, पुट इन द ऑप्शन सेम में, वे अभी आपके पास में 120 से ऊपर 150 जाता है तो आपके कॉल ऑप्शन की वैल्यू 30 हो जाएगी। हाँ, अगर ये 120 से 200 चला जाता है, तो शर्त तो हाँ, 120 के ऊपर की है ना, तो 120 के ओके, ऊपर कितना, 80 ऊपर है, तो आपकी जो ओके, वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी 80 रुपीज आपकी इस ऑप्शन की वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो ये दोनों जगह पर आप हैज हो ना, ऊपर गया तब भी कमाओगे, नीचे गया तब भी कमाओगे, और अगर नहीं गया तो तब आप जो नुकसान, लिमिटेड प्रीमियम आपने पे करा इतना नुकसान करोगे बस आप। ओके, कंट्रोलिंग योर हाँ, लॉसेस कंट्रोल करने का एक तरीका हो गया। तरीका है, ओके, जी सर। क्लियर है? ओके,
तो ये भी क्या आपके हाँ, पास में हेजिंग है, तो ये क्या होगा आपके पास में ओके, हेज फंड हो गया। तो हेज फंड क्या ओके, करते हैं आपके पास में, आप सर देखो, ये जो हेज फंड है सर, ना केवल ये हेजिंग करके चलते हैं एसेट्स के अंदर, ये इतने समझदार होते हैं कि ये अपने इस पैसे को अलग अलग इकोनॉमीज में भी इन्वेस्ट करके चलते हैं कि सारी इकोनॉमी एक साथ नहीं डूब सकती हैं। अलग अलग इकोनॉमिक्स, ओके, मतलब ओके, ओके, चाइना में फाइन, भी इन्वेस्ट कर रखा है तो इंडिया में भी इन्वेस्ट कर रखा है, भैया चाइना ओके, गिरेगा इंडिया तो उठेगा, ओके, ओके, है ना। और इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो चाइना में भी कहता है कि भैया इंडिया गिरा तो चाइना तो उठ रहा है। ओके, तो यहाँ पर वो ना, ना केवल मतलब उनकी डाइवर्सिफिकेशन सिक्योरिटीज को लेकर होती है, बल्कि उनकी वो जो डाइवर्सिफिकेशन है वो ज्योग्राफीज को भी लेकर भी होती है। ओके, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। हाँ, 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 तो ये आपके पास में क्या होता है, प्रोडक्ट अक्रॉस द ज्योग्राफीज भी आपके पास में इन्वेस्ट करके चलते हैं। तो ये अलग अलग जगह पर डाइवर्सिफिकेशन करके चलते हैं, ये कहलाते हैं हमारे पास हेज फंड। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है, हेज फंड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो कैपिटल को आपके पास में नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स से लेकर आता है, इन्वेस्ट करके चलता है अक्रॉस द एसेट्स। तो मैंने आपको याद करना सिखा दिया, डाइवर्सिफाइंग अक्रॉस द एसेट्स, ओके, डाइवर्सिफाइंग अक्रॉस द प्रोडक्ट, डाइवर्सिफाइंग अक्रॉस द ज्योग्राफीज, तो आपको याद भी रहेगा, है ना। ओके, हाँ, क्लियर। मकसद क्या है फंड मैनेजर का, कि वो आपके पास में रिटर्न जनरेट कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट कैपिटल के ऊपर। कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, ओके, अच्छा सर, ये अगली चीज आती है हमारे बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे इसे कहते हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर इसको ना इसको बुक के अंदर समझेंगे। सर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, जब भी कभी किसी कंपनी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ओके, तो जब कभी कोई कंपनी बिजनेस स्टार्ट करके चलती है तो उसको जरूरत पड़ती है पैसे की। ओके, ठीक है, अब लॉजिक समझना। सर सपोज करो मेरे पास में फंड है, मेरे पास में मेरे 50 दोस्तों का पैसा है, ओके, और मेरी जो एक्सपर्टीज है वो कोचिंग चलाने में है। ओके, मतलब मेरी एक्सपर्टीज है टीचिंग। ओके, ठीक है, तो मैंने आपके पास में कहा कि मैं, एक आपके पास में मेरे दोस्तों ने कहा गौरव मिलकर एक कोचिंग खोल लेते हैं, ओके, 1 करोड़ मेरा ले ले, 1 करोड़ मेरे ले ले, 5 दोस्तों ने मुझे 5 करोड़ रुपए दे दिए। ओके, अब मेरी एक्सपर्टीज है कोचिंग को चलाने में। ठीक है, ओके, तो मैंने क्या करा आपके पास में, मैंने कहा ठीक है कोचिंग खोल लेता हूँ भाई, रिस्क भी रहेगा। तो कहते हैं यार कोई बात नहीं यार, रिस्क तो है ही हमारा, ठीक है ट्राई करते हैं, अगर कुछ पैसा घट जाएगा तो वापस आ जाएंगे, है ना, स्टार्ट ओके, तो करके देखते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। हाँ, तो मैंने कहा अभी ऐसा मत करते हैं, अब मैंने ये ढूंढना शुरू करा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कोचिंग चला रहा है ओके, और जिसको पैसे की जरूरत है ओके, और जिसका कोचिंग ग्रो कर सकता है। ठीक है, ओके, तो मैं उसके पास गया, उसके मैंने बिजनेस को समझा। मैंने कहा भाई अपने हाँ, बिजनेस को ग्रो करो, कैसे क्यों नहीं ग्रो करे, मुझे पैसे मिल जाए तो थोड़ा सा ग्रो कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा। ठीक है, मैंने कहा ओके, ठीक है। तो मैंने कहा एक एग्रीमेंट करते हैं, हम पैसा लगाते हैं आप काम करो। ओके, ठीक है, हम ठीक है, पैसा लगा रहे हैं आप हाँ, काम करो, आप हमें ये पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस करोगे आप। ओके, इनकेस अगर आप किसी भी वजह से मतलब इन कंडीशंस में अगर आप फेल हो जाते हो, हाँ, तो ये पूरा बिजनेस आप हमें हैंड ओवर कर दोगे आप। ओके, ठीक है, फिर हम आप इससे पैसा हम अपने आप रिकवर कर लेंगे। हाँ, ठीक है, और ये बिजनेस आपका आपको देके चले जाएंगे। ओके, उसने कहा ये तो बहुत ही बढ़िया सौदा है, इसमें मेरा कोई घाटा ही नहीं है। मतलब मुझे ओके, आपसे पैसा लेना है हाँ, और आपको क्या करना है, इंटरेस्ट देना है। ओके, इन केस अगर मैं इंटरेस्ट नहीं दे पाऊंगा तो बिजनेस में आपको दे दूंगा, आप ओके, अपना पैसा रिकवर करके चले जाओगे फिर आप, है ना। ओके, हाँ, मैंने कहा हाँ यही बात है। तो हाँ, दोनों ही जगह पे विन विन सिचुएशन है। हाँ, अगर उसने इस पैसे से इंस्टीट्यूट को डेवलप कर दिया और तो फिर हमारे को उसको, हमारा इंटरेस्ट मिलता रहा, हमारा पैसा ग्रो कर हमें मिल गया, हाँ, तो सर हमें क्या जरूरत है किसी कोचिंग, मतलब मुझे खुद पढ़ाने की क्या जरूरत है, ऐसे तो मैं बहुत सारे कोचिंग खोल सकता हूँ, हाँ, बिल्कुल, है ना। तो सर मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मुझे मैं इसको खुद कोचिंग को चला लूंगा, हाँ, डेवलप कर हाँ, लूंगा, है ना। हाँ, मतलब मैं ऐसे बहुत सारे कोचिंग खोल सकता हूँ। और हाँ, इनकेस अगर उनमें से कोई एक कोचिंग सेंटर फ्लॉप हुआ, ओके, तो मैंने जाकर क्या करा, वो कोचिंग अपने पास में लिया, खुद पढ़ाना शुरू करा, उसको मैनेज करना शुरू करा, बनाया उसको सही से। तो क्या होगा, जो एक्सपेंसेस थे वो तो कम हो गए, टीचर टीचर के जो देखो कोचिंग के अंदर मेन खर्चा तो टीचर का है ना। हाँ, भाई जिस फैकल्टी को आप हायर करके चलोगे, सबसे बड़ा एक्सपेंस तो आपका उसी फैकल्टी का है ना। हाँ, उसी का है, हाँ, अब क्योंकि उसके पास एक्सपर्टीज है, अब अगर ये ओके, फैकल्टी में खुद बन जाता हूँ तो मेरा ये एक्सपेंस तो खत्म हो गया। हाँ, अब मेरा ये एक्सपेंस अगर मेरा खत्म हो जाता है तो उससे क्या होगा, मैं ज्यादा इजीली इस बिजनेस को काफी लंबे समय तक होल्ड कर पाऊंगा और एक कंपटीशन क्रिएट कर पाऊंगा। ओके, तो बस क्या होता है कि जो मतलब ना, सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं ऐसे फंड होते हैं जिनकी एक्सपर्टीज तो होती है बिजनेस के अंदर, वो बिजनेस को समझते भी हैं, बिजनेस को जानते भी हैं, ओके, पर वो क्या करते हैं, खुद बिजनेस नहीं करते।
जो ओके, हाँ, उस बिजनेस को कर रहा होता है उसको पैसा देते हैं कि तुम इन्वेस्ट करो। ओके, और इनकेस अगर वो आपके पास में वो फेल होता है तो उसका बिजनेस पूरा हथिया लेते हैं। ओके, वैसा कोई एग्जाम्पल है सर इंडिया में? अब सर ये तो मैंने आपको सबसे बड़ी एग्जांपल तो मैंने आपको अपना बता दिया सर। एग्जैक्ट में इस बारे में आपको कैसे एग्जांपल समझाऊं? चलो सर, कभी अचानक से माइंड में आएगा तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? ओके, ओके, ठीक हाँ, है, तो ये हमारे पास में हो गए फर्स्ट तरीके के फंड हो गए हमारे, ये है ना? ओके, ये इन्वेस्टमेंट फंड हो गया फर्स्ट टाइप के। ओके। अब हमारे पास में हो गए थर्ड टाइप के फंड आ गए। अब मैं सर आपको अभी सर एक डाउट, अभी अभी आपने वेंचर वेंचर कैपिटलिस्ट कहा था ना, वो और ये ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा ही है ना ये? सर देखो, वो भी, हाँ, वेंचर कैपिटलिस्ट कह सकते हो आप इनको, इनको आप वेंचर कैपिटलिस्ट भी कह सकते हो, है ना? ओके, पर बेसिकली क्या है कि ये जो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं, ये जो पैसा लेकर आती हैं, ये इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर आती है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स का लेकर आती हैं। और वो जो ओके, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो कुछ ही लोग होते हैं, वो पांच छह दोस्त हैं। ओके, तो बेसिकली ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने आकर पैसा लगाया कि ये पैसा लगाकर चलेंगे हम लोग किसी ऐसे स्टार्टअप्स के अंदर जो ग्रो कर सकते हैं, है ना? और हमारी ओके, एक्सपर्टीज इस तरीके के स्टार्टअप्स को ग्रो करने की है। ओके, ठीक हाँ, है, अब जैसे अशनीत ग्रोवर ने पैसे लगा दिए या किसी और लोगों ने, तो मतलब तो प्राइवेट फंड में आ गए, वेंचर कैपिटलिस्ट बन गए। ओके, और अगर कोई कंपनी इस तरीके की आती है कि भाई हम ना मतलब कि एक ऐसा फंड आता है कि आप उसके अंदर 1,000 रुपए भी लगा सकते हो, 50,000 भी लगा सकते हो, 5 लाख भी लगा सकते हो। और ओके, ये पैसे को इन्वेस्ट कर कर ही चलते हैं किसी ऐसी कंपनीज के अंदर जो अभी स्टार्टअप्स हैं। ओके, ठीक है, और ये स्टार्टअप्स में पैसा लगा कर चले तो ये आपके पास में ऑल्टरनेटिव फंड कहलाएंगे टाइप वन के। ओके, ये फर्स्ट टाइप के ऑल्टरनेटिव फंड बन गए, ठीक है? हाँ, अब सेकंड वाले को स्किप करके फिर आता है थर्ड टाइप के इन्वेस्टमेंट फंड। अब फर्स्ट के बाद लोगे, सेकंड नहीं लोगे, फर्स्ट के बाद लोगे थर्ड वाले को आप। ओके, थर्ड वाले क्या होते हैं थर्ड टाइप के? सर थर्ड टाइप के पैसा इन्वेस्ट करके चलते हैं आपके पास में कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के अंदर। अब कॉम्प्लेक्स में क्या हो गया, डेरिवेटिव्स भी आ गए। ठीक है, अब ओके, डेरिवेटिव में हाँ, स्टॉक्स भी हो गए, फ्यूचर्स भी हो गए, ऑप्शंस भी हो गए, है ना? सब कुछ हो गए। तो ये ना, ये कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के अंदर पैसा लगा कर चलेंगे। ओके, ये हो गया हमारे थर्ड टाइप के इन्वेस्टमेंट फंड। तो पहला टाइप का स्टार्टअप में लगाएगा, हाँ, और तीसरा वाला जो लगा कर चलेगा कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में लगा कर चलेगा। और ये भी दोनों क्या आपके पब्लिक से पैसा लेकर आ रहे हैं, प्राइवेटली पूल्ड व्हीकल्स हैं, मतलब प्राइवेट लोगों से पैसा लेकर आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं, ओके, एनीवन ठीक है जी, मतलब कोई भी आ सकता है इसमें, हाँ ओके, कोई भी आ सकते हैं, बहुत सारे इनके अंदर, ठीक है? अब सर, हाँ, अब हमारे पास में आते हैं सेकंड टाइप के। तो सेकंड टाइप के जो फंड होते हैं, ये ना फर्स्ट टाइप के होते हैं ना थर्ड टाइप के होते हैं। ओके, मतलब कहने का ये होते हैं, इनके पास खुद का पैसा होता है। हम्म, ये जो फंड है इनका खुद का पैसा है। ओके, ये आपके पास में ना तो किसी से पैसा उधार लेते, ओके, मतलब अपने फंड के लिए, मतलब फंड को बड़ा करने के लिए किसी से पैसा नहीं लेते, ये कभी भी उधार नहीं लेते किसी से ये। ठीक ओके, है, तो ना तो ये बोरो करके चलते, ना ये किसी को अपना पार्टनर बना के चलते। ओके, तो ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कहलाएंगे सेकंड टाइप के। ओके, ठीक है, अब जरा ठीक एक है, बार इसको बुक से समझते हैं। हाँ, तो पहले तो क्या है, प्राइवेटली पूल्ड, प्राइवेटली इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्राइवेटली, है ना? तो प्राइवेटली, हाँ, प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट की स्कीम है। तो तीनों क्या है, प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टर की स्कीम है। ठीक है, ये इन्वेस्ट करती है वेरियस एसेट क्लासेस में, तो पब्लिक नहीं है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है? ये ओके, हाँ, वेरियस एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करके चलती है, जैसे कि रियल एस्टेट में, प्राइवेट हाँ, कंपनीज में, कमोडिटीज में, और बाकी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के एसेट्स में। ठीक है जी। ओके, अब इसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं करा, इक्विटी को इंक्लूड नहीं करा इन्होंने, है ना? स्टॉक्स को हाँ, इंक्लूड नहीं करा है। हाँ, स्टॉक्स को अच्छा, इंक्लूड नहीं किया, हाँ, अच्छा देखो, ये जो टर्म ऑल्टरनेटिवली इंक्लूड करता है सारे एसेट्स को, और किस किस चीज को एक्सक्लूड कर दिया? इक्विटीज को, लिस्टेड इक्विटीज को एक्सक्लूड कर दिया आपने, हाँ, फिक्स्ड इनकम को एक्सक्लूड कर दिया, फिक्स्ड डिपॉजिट को एक्सक्लूड कर दिया, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम को एक्सक्लूड कर दिया, इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स को एक्सक्लूड कर दिया, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स को, एनपीएस को, नेशनल पेंशन स्कीम को, इंश्योरेंस प्लान को, इन सब चीजों को आपने एक्सक्लूड कर दिया है। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? हाँ, तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट की स्कीम है। ठीक है, अपना पैसा इन्वेस्ट करती है रियल एस्टेट में, प्राइवेट कंपनीज में, कॉमोडिटीज में, और बाकी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एसेट्स में पैसा लगाकर चलती हैं। ओके, कहाँ नहीं लगाकर चलती, किन किन चीजों को एक्सक्लूड कर दिया गया, ये सारे मैंने आपको बता दिए, इनको एक्सक्लूड कर दिया गया। ठीक है जी। तो ये काफी, मतलब इसमें तो पब्लिक इन्वेस्ट ही नहीं करते होंगे, मतलब पब्लिक का तो इसमें कोई हाथ ही नहीं होगा इसमें, है ना? सर अब देखो, मैं अगर किसी मतलब इसी किसी फंड के अंदर अगर ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि एक ऐसी कैपिटल हो कि इसके अंदर ये कम से कम ये 5 लाख से ऊपर की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ओके, तो मैं इसके अंदर अगर जाकर इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मैं भी तो एक प्राइवेट इन्वेस्टर कहलाऊंगा।
हाँ पर मैं हूं बिल्कुल। तो पब्लिक के अंदर ही ना, हाँ हाँ। है ना, मैं हूं तो पब्लिक के अंदर ही। तो पब्लिक नहीं का कहने लेकिन का मतलब है कि मतलब हमको 1 रुपए। हमको इसमें मैं जैसा हम इक्विटी में मतलब इन्वेस्ट करते हैं, हम्म, हमको मतलब काफी रेगुलेशन है वहां पे, काफी हमें ट्रस्ट भी है। हाँ, लेकिन ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स अभी इसमें ऐसे लोग कैसे जाएंगे? अभी आप 5 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको कैसे पता है ये ठीक से मैनेज कर, मतलब सम ट्रस्ट फैक्टर कैसे बनेगा इसमें जब रेगुलेशन नहीं होगा? आई थिंक इसमें रेगुलेशन होना मुश्किल पढ़ते है। हैं पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। अच्छा देखो, वो ना वो ओके। आपकी ऑब्जर्वेशन है सर। देखो बेसिकली क्या है कि जनरली क्या होता है कि जब भी हम किसी टॉपिक को, चीज को पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम उसके ओके। साथ में उसके सही या गलत के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। ओके। मतलब हम बायस हो जाते हैं। ओके। हमें बायस नहीं बनना, हमें पहले ये समझना है कि ये चीज है क्या। देखो सर, हमारे को रियलिटी में जीना है ओके। कि रियलिटी क्या है, सच क्या हाँ। है ना। इस सच का इफेक्ट क्या है, ये तो बात की बात है। इस ओके। सच का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा, ये तो बात की बात है। अभी हाँ। पहले जरूरी है कि सच क्या है। ओके। तो हम क्या, अभी हम ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के बारे में जान रहे हैं, है ना। अब ये ओके। क्या होंगे, इसका क्या असर पड़ेगा, ये अच्छे सही है या नहीं, है वो अलग चीज है ना। आगे समझो। ओके। अब ओके। इंडिया के अंदर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को डिफाइन किया गया है रेगुलेशन 2(1)(b) ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन 2012 के नाम से। ओके। ठीक है जी। ये रेफर कहलाते हैं, करते हैं प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड, चाहे ये इंडिया के हों चाहे फॉरेन सोर्सेज के हों। ओके। किस फॉर्म में होते हैं ये, ट्रस्ट की फॉर्म में होते हैं या कंपनी की फॉर्म में होते हैं। कंपनी की फॉर्म में होंगे या फिर बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं, ये एलएलपी भी बन सकते हैं। इनको अभी प्रेजेंटली, विच आर नॉट प्रेजेंटली कवर्ड बाय एनी रेगुलेशन ऑफ सेबी गवर्निंग फंड मैनेजमेंट, like regulations governing mutual fund or collective investment scheme, nor they coming under the direct regulations of any other sectoral regulators in India, IRDAI, PFRDA, RBI, etc. तो ये हमारे पास में रियलिटी है। ओके। इनको डिफाइन किया गया है, डेफिनेशन है, ठीक है। पर अभी आपके पास में, और 21 फॉर्म में होंगे ये भी है आपके पास में लिखा हुआ पूरा, पर अभी हाँ। इनको नहीं कवर किया गया आपके पास में एनी ठीक है। रेगुलेशन ऑफ सेबी जो गवर्न करके चलती है फंड मैनेजमेंट को, है ना। ओके। ओके। अब सेबी ने इसकी कैटेगरी बना रखी है। सबसे पहली कैटेगरी क्या है, सबसे पहली कैटेगरी आपके पास में ऐसे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है जो इन्वेस्ट कर कर चलेंगे स्टार्टअप में या अर्ली स्टेज वेंचर्स में। अच्छा, ओके। अब इनकी नीड क्यों है, क्योंकि ये सोशल वेंचर्स हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। इनका जनरल काम क्या है आपके पास में, ये ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करके चलेंगे जो कि ऐसी प्रोडक्ट बनाएगी जो कि सोशली या इकोनॉमिकली डिजायरेबल है। ओके। सर अब आप ये समझो कि अगर आपके पास में कोई कंपनी आकर ये कहती आज से 10 साल पहले कि हम, आप सुनिएगा पूरी बात को ध्यान से, ठीक है, हाँ। कि कोई कंपनी आकर ये कहती कि हम एक ऐसा स्कूटर बनाएंगे, हाँ। बैटरी से चला करेगा, हाँ। आप घर में चार्ज कर लिया करोगे, हाँ। है ना, और ये स्कूटर हम आपको 1.5 लाख रुपए का देंगे। ओके। 10 साल पहले, हाँ। तो क्या आप खरीदते हैं। नहीं, यकीन ही नहीं करते पहली बात तो। पहले पहले तो आप यकीन नहीं करते, है ना। हाँ। स्कूटर हाँ। बनानी तो आप 1.5 लाख रुपया नहीं देते। हाँ। सर आप उसके यूजर हो और आप 1.5 लाख रुपया नहीं देते, हाँ। और ये कंपनी सेटअप करने के लिए ये बैंक के पास में जाता, तो क्या बैंक पैसा दे हाँ। देता। नहीं। सर इसको पैसा कौन देता, कोई भी नहीं। हाँ। तो सर अब उस जगह पर कोई तो होगा जो इसको पैसा दे सकता होगा। हाँ। तो ऐसे फंड सामने है सर। आज अगर आप ओला को देख रहे हो तो उसके पीछे 10 साल की रिसर्च भी तो है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ। किसी ने 10 साल पहले इसके ऊपर काम करना शुरू करा होगा। हाँ। सर आप महिंद्रा को भूल जाते हो, उसने रेवा बनाई थी। हाँ याद है। भाई महिंद्रा ने रेवा बनाई, और वो महीने। मतलब ना ज्यादा नहीं चली। क्यों, हाँ। क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ा संकट ये था, हर समय इलेक्ट्रिसिटी होती नहीं है, ओके। और अगर ये बंद हो गई चार्ज कहाँ पे करेंगे। हाँ। और लोगों ने नहीं खरीदी। हाँ। पर उसने जिस समय पर रेवा बनाई थी, तो सर क्या उसने एक स्टार्टअप नहीं करा, तो उसको उस ओके। स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट ने कौन सा पैसा दे दिया था। नहीं नहीं दिया। ओके। किसी ने भी नहीं दिया। नहीं। तो उस समय पर ऐसा कोई स्टार्टअप किया जाए, तो उसमें अगर महिंद्रा ने खुद फंडिंग करी है, तो ओके। उस स्टार्टअप को फंडेड बाय महिंद्रा कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा। हाँ। तो रेवा को महिंद्रा का प्रोडक्ट कहोगे या नहीं कहोगे। हाँ भाई बिल्कुल।
भाई रेवा ने तो भाई रेवा तो अपने आप में एक प्रोडक्ट है, और वो हाँ प्रोडक्ट किसी का तो आइडिया रहा होगा, हाँ हाँ और जिसने इन्वेस्ट कर दिया उसके नाम से वो प्रोडक्ट आ गया। हाँ आप बात समझ ना मेरी? तो हाँ सर देखो, लेकिन आज की डेट में आप उसी स्कूटर को 1.5 लाख रुपए में खरीदते हो, विद खरीद एडवर्टीजमेंट हाँ खरीदते हो, और गवर्नमेंट उसको खरीदने के लिए सब्सिडी भी देती हाँ सब्सिडी भी देता हाँ है ना? तो ये सब कुछ हाँ पॉसिबल आज है, पर किसी का ही हाँ 10 साल पहले सपना रहा होगा। ओके तो ऐसे वेंचर कैपिटल फंड, जैसे कि मैंने बताया, ऑल्टरनेटिव फंड या वेंचर कैपिटल फंड बिल्कुल एक ही जैसे हो गए। ओके तो इनके अंदर ऐसे वेंचर कैपिटल फंड इंक्लूड होते हैं जिनको एंजल फंड्स भी कहा जाता है। ठीक है जी, आपके पास में जो ऐसे प्रोडक्ट्स के अंदर पैसा लगाते हैं, ऐसी कंपनी में पैसा लगाते हैं जिनके प्रोडक्ट या तो सोशली या इकोनॉमिकली डिजायरेबल हैं। ओके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हाँ अब आता है कैटेगरी 3 का एआईएफ। तो जो कैटेगरी 3 का ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, ये पैसे को इन्वेस्ट कर कर चलते हैं कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के अंदर, चाहे उसमें लेवरेज लेनी पड़ती हो या डेरिवेटिव्स हो। ये हेज फंड्स हो, अब मैंने आपको बताया हेज फंड क्या कहते हैं, मतलब अक्रॉस द इकोनॉमीज, अक्रॉस द प्रोडक्ट, अक्रॉस द एसेट्स, डाइवर्सिफाई करके चल रहे हैं आपके पास में। इनको हाँ कैटेगरी 3 का एआईएफ कहलाता है। हमारे देश में हेज फंड का नाम कैटेगरी 3 एआई ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। कोई हेज फंड नहीं है ओके हमारे देश में। ओके हमारे देश में हेज फंड्स को कैटेगरी 3 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? ओके अच्छा, अब हमारे पास कैटेगरी 2 पर आ जाओ। तो दो कैटेगरी 2 के ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो कैटेगरी 2 के अंदर ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, तो कैटेगरी 2 के जो फंड है ना तो कैटेगरी 1 में आते हैं ना कैटेगरी 3 में आते हैं। ओके ये किसी से ना तो कोई लेवरेज लेकर चलते हैं, ना ये पैसा उधार लेकर चलते हैं। ओके ठीक है जी। अच्छा देखो, अच्छा ये कैटेगरी 3 के फंड आपके पास में जनरली ऐसे फंड है जो या तो रियल एस्टेट के फंड है, ये ओके प्राइवेट इक्विटी के फंड है, या फंड है डिस्ट्रेस्ड एसेट्स के फंड्स हैं। डिस्ट्रेस्ड एसेट्स मैंने आपको बताया ना, मतलब डिस्प्यूटेड लैंड्स वगैरह, है ना? हाँ 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 तो ये किस में आएंगे? कैटेगरी डी टू के सेट 2 के एआईएफ के अंदर ही आते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर? ओके ओके सर आज ये आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे समझ में आ गए? हाँ 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 अब आपको लगता है कि इसके ऊपर आपको नोट्स बनाने चाहिए? हाँ मैं नोट्स बनाऊंगा सबका बनाऊंगा मैं और ये आप अभी मुझे कब तक समझ शेयर गया मैं करके दोगे आप मेरे को? हाँ 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 कल सुबह की क्लास से सर पहले? आज आज के लिए तो मुझे रेस्ट चाहिए मुझे मतलब मैं एकदम आधे नींद में हूँ क्या कोई पूरा दिक्कत दिन नहीं, से कल आप से मुझे कल इस से मैं वीक के अंदर करूंगा आपको कंप्लीट करके दे दोगे? नहीं मैं रोज आपको सेंड करूंगा मतलब रोज एक सेंड, बहुत ही हाँ बढ़िया। रोज जो भी हो रहा है मैं आपको सेंड करते तो रहूंगा आज आप चाहे मेरे को 2 क्वेश्चन बनाकर सेंड करो, दो जरूर सेंड कर देना आप। सर अभी तो मैं सोने वाला हूँ अभी सर सोने अभी वाला सो हूँ जाओ, अभी अभी बज सो रहे हैं जाओ। कल आप मेरी बात तो सुनो। हाँ सोकर जब हाँ भी उठोगे कल सुबह की क्लास से पहले कम से कम 2 से 5 क्वेश्चन मेरे को जरूर शेयर हाँ कर हाँ देना। हाँ ठीक हाँ है? सुबह की क्लास से हाँ कल के क्लास से पहले कर दूंगा मैं ओके सर, ऑल द बेस्ट सर। ओके थैंक यू सर। ओके सर थैंक यू बाय